गुड मॉर्निंग गाइस, हाउस माय फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो वेल हाउस माय जूनियर्स डूइंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर वेल एंड बिजी इन योर प्रिपरेशन ऑफ end semester exams. So here your savior is back with another amazing savior series called as one shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे। डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे और अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का। तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए। और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है। ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं। तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो व्हाई नॉट यू जॉइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, राइट, बिकॉज सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच। जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का। आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार। तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो। वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है। ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की 1 यूनिट की वन शॉट बनती होगी। इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसिबल है, कंप्लीटली फ्री है। बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो। एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। तो कैसे हो? आज हम DBMS को वन शॉट में कवर करने जा रहे हैं। सो अपने एंड सेम्स के लिए तो जो अपने DBMS है उसमें अपनी 4 यूनिट्स हैं। सो सबसे पहले हम यूनिट 1 को देखेंगे। यूनिट 1 का क्या सिलेबस है। इसमें अपना DBMS का इंट्रोडक्शन है और हम देखेंगे कि DBMS क्या होता है और उसमें जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जैसे व्यूज़ ऑफ डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करते हैं, ये देखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ DBMS, डेटा इंडिपेंडेंस और ER मॉडल देखेंगे। ER मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, ER मॉडल को कवर करेंगे हम इसमें। शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपना DBMS के इंट्रोडक्शन से। सो जो DBMS है अपना 4 वर्ड से बन के मिल के बना है। तो अपना पहला है डेटा, फिर आता है बेस, फिर आता है मैनेजमेंट और फिर आता है सिस्टम। पहले हम देखते हैं डेटा का मीनिंग क्या होता है। डेटा होता क्या है? तो डेटा रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ रो अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स सच एज टेक्स्ट, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड सिंबल्स। इन सब को छोड़ो, ये क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ बिट्स एंड बाइट्स होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कलेक्शन ऑफ बिट्स एंड बाइट्स होता है। सो ये रॉ बिट्स एंड बाइट्स का कलेक्शन होता है और इसका खुद में कोई मीनिंग नहीं होता, ये यूजलेस होता है। ये क्या होता है? यूजलेस होता है। इसका खुद में कोई मीनिंग नहीं होता क्योंकि ये अनप्रोसेस्ड होता है। तो आप कुछ इसको देख के कह नहीं सकते, बस ये बिट्स और बाइट्स घेर रहा है आपके जो PC है, आपकी हार्ड ड्राइव, सब में ये बस जगह घेर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। अभी तो यही है। तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है, कंसिडर लिस्ट ऑफ नंबर्स लाइक 12, 34, 56 अलॉन्ग दीज नंबर्स आर डेटा बट विदाउट कॉन्टेक्स्ट दे लैक मीनिंग। अभी इसका कोई मीनिंग नहीं है, यूजलेस है, इसका कोई मकसद नहीं है, कोई इरादा नहीं है। पर अगर जब हम इसको प्रोसेस कर देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इसका कैलकुलेटिंग द एवरेज एज ऑफ ग्रुप दे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स। अभी इसका एक और एग्जांपल दूंगा अच्छा सा।
फिर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा कौन से होते हैं। एक होता है अपना क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा हो गया, जो न्यूमेरिकल है, जैसे कि वेट ऑफ एन एप्पल, कॉस्ट ऑफ अ कार, ये सब हो गया। या फिर क्या होगा कि स्पेंडिंग पावर हो गई। जैसे डेटा जो होता है कौन ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, जो कंपनीज होती है ज़्यादा बहुत कलेक्ट करती हैं। जैसे अमेज़ॉन है, वो देखेंगे कि ये महीने में कितना स्पेंड करता है, ये 10,000 स्पेंड करता है, तो ये क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। तो इस सबका ये क्या कर रही है, डेटा कलेक्ट कर रही है। तुमने एक चीज़ सुनी होगी कि जो अपना डेटा होता है वो आज का एक न्यू गोल्ड है। डेटा इज़ न्यू गोल्ड। कंपनी डेटा चाहती है बहुत ज़्यादा, फिर इसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन निकाल लेती हैं और फिर उससे बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाती हैं, जिससे इनकी कंपनी के प्रॉफिट बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगला होता है अपना क्वालिटेटिव डेटा। ये डिस्क्रिप्टिव होता है कि जैसे कलर ऑफ समवन हेयर, ये सब हो गया। या फिर अमेज़ॉन वाले हो गए, वो देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव डेटा में इसका जेंडर हो गया, वो डिस्क्रिप्टिव में आ जाएगा। ठीक है, ये सब अपना हो सकता है, नेम हो गया। तो अब इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या हो गई। ये डेटा से क्या बनती है, अपनी इन्फॉर्मेशन बनती है। डेटा से ही क्या बनती है, इन्फॉर्मेशन बनती है। तो इन्फॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड टू प्रोवाइड मीनिंग। तो इससे क्या होती है, डिसीजन मेकिंग होती है। तो जैसे अगर तुम देखो, जैसे अमेज़ॉन है, मैं अमेज़ॉन का एग्जांपल ले लेता हूँ कि उसने देखा अमेज़ॉन ने कि ये बंदा जो है ना, इसकी स्पेंडिंग पावर है बहुत अच्छी है और ये ज़्यादा टेक की चीज़ें लेता है, लैपटॉप वगैरह, तो इसको एसेसरीज़ जो है वो रिकमेंड करनी चाहिए, तो ये ज़रूर लेगा। तो पहले हमने बस डेटा देखा कि इसकी स्पेंडिंग पावर है, उस हिसाब से फिर हमने आगे इन्फॉर्मेशन से वो निकाल लिया कि ये सब कुछ पसंद करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाते हैं तुमको। जैसे ये है, ये मेरे पास एक डेटा है, ये बस ऐसे ही पड़ा है, अभी समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है ये। पर अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि भाई ये चीज़ अपनी क्या है, ये BMI है, ये अपना वेट हो गया और ये अपनी हाइट हो गई, तुम भाई फिर मतलब निकाल सकते हो क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई वेट और हाइट ये है, इसका BMI ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है और इसका ये आ रहा है, यानी कि ये कुछ ज़्यादा ही है, ये ओबीस है, ये तो चलो फिर भी ठीक है, ये थोड़ा अंडर नरिश्ड है। तुम इससे वो निकाल पा रहे हो कि इसको भाई डाइट पे रखना चाहिए, इसको डाइट पे नहीं, इसको इसकी डाइट बढ़ानी चाहिए। ठीक है, ये सही है, अभी मेंटेन है। तो तुम ऐसे ऐसे इंसाइट्स निकाल सकते हो इन्फॉर्मेशन से। तो हमने पहले डेटा लिया, फिर डेटा को हमने क्या करा, प्रोसेस करा कि भाई ये भारी है, इसकी डाइट सही करो, इसकी डाइट सही है, इसको ज़्यादा खिलाओ, प्रोटीन डालो, ये सब करो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। फिर उसके बाद अपना हो जाता है डेटा वर्सेस इन्फॉर्मेशन। तो डेटा इज़ कलेक्शन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स वाइल इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेज दोज फैक्ट्स टू मेक देम मीनिंगफुल। उससे वो मीनिंगफुल बन जाते हैं। अभी एग्जाम्पल में देखा ही था। डेटा क्या होता है, रॉ होता है, इसको प्रोसेसिंग चाहिए होती है। ये क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है। फिर उसका डेटा पॉइंट्स कैन बी आइसोलेटेड एंड अनरिलेटेड, कोई रिलेशन नहीं, बट ये क्या करता है, कनेक्ट कर देता है और उसकी एक लार्जर पिक्चर बताता है। फिर मैंने बताया कि भाई यूजलेस होता है, कोई मकसद नहीं होता है इसका, इट बिकम्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जब हम इसको एनालाइज करते हैं। तो डेटा एनालाइज वही होता है कि हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें बस यही करते हैं कि वो डेटा को एनालिसिस करते हैं, उससे काफ़ी अच्छे इंसाइट्स निकालते हैं कंपनी के लिए, कंपनी का फ़ायदा होता है। जैसे कि एक चीज़ और कह देता हूँ कि भाई एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा जल्दी से, कि एक मार्केटिंग कंपनी है, उसको क्या मिला है, एक रोल मिला है कि भाई किसी चीज़ का, किसी ब्रांड का तुम्हें क्या करना है, प्रमोट करना है। तो वो उसको प्रमोट करने के लिए उसके जो पोस्ट होता है वो इंस्टा पे डालते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं और एक यूट्यूब पे डाल देते हैं। वो देखते हैं लाइक्स कहाँ पे आ रहे हैं। तो मान लो इंस्टा पे मिले 50 लाइक्स, फेसबुक पे मिले 1000 लाइक्स, यूट्यूब पे मिले 2 लाइक्स, तो वो देख रहे हैं कि फेसबुक पे काफ़ी लाइक्स मिल रहे हैं यार। ठीक है, अभी बस मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब क्या करेंगे, इससे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इन्फॉर्मेशन ये निकाल रहे हैं कि भाई फेसबुक पे हमको 1000 लाइक्स मिले हैं, तो 1000 लाइक्स मिले हैं, तो इसका मतलब क्या, फेसबुक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पे मतलब जो फेसबुक में ऑडियंस है वो काफ़ी मतलब कि हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रही है, तो फेसबुक काफ़ी फोकस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या करा। अभी हमने डेटा का मतलब देखा, DBMS में डेटा का मतलब देखा। अब हम देखेंगे डेटाबेस का मतलब, कि डेटाबेस क्या चीज़ है। तो डेटाबेस क्या होता है, एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म वे डेटा इज स्टोर्ड, मेकिंग इट ईजी टू रिट्रीव, मैनेज एंड अपडेट। ठीक है, तो डेटाबेस यार कुछ नहीं, मतलब उसमें ना अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो अपना डेटा होता है, वो स्टोर किया जाता है एक बहुत ही अच्छी फॉर्म में, ताकि उससे हम क्या कर सकें, रिट्राइव कर सकते हैं। जब हमें डेटा की नीड पड़े तो हम उससे निकाल लें, उसको मैनेज कर सकें आराम से और अपडेट कर सकें। थिंक ऑफ अ लाइब्रेरी कैटलॉग दैट ऑर्गेनाइज बुक्स बाय टाइटल, ऑथर एंड जेनरे। छोड़ो, फिर उसके बाद आ जाता है अपना DBMS। हमने DB देख लिया, अब हम पूरा देख लेते हैं DBMS। तो DBMS क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है यूज टू मैनेज डेटाबेसेस। ठीक है,
इट अलाउज यूजर्स टू स्टोर, रिट्रीव, मॉडिफाई, डिलीट डेटा इन एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो DBMS क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पे यूज़र है और यहाँ पे आ जाता है कि अपना DBMS आ जाता है, उससे अट्रैक्शन होती है इनकी दोनों की, और यहाँ पे DB होता है। तो जो DBMS होता है वो DB से डिमांड करता है कि भाई मुझे ये दे, क्योंकि यूज़र मांग रहा है। ये भी हम आगे देखेंगे जब हम T1, T2, T3 वो करेंगे उसका। एग्जाम्पल में देखो तो MySQL, Oracle ये सब है। तो ये सब क्या होते हैं, अपने ये DBMS होते हैं। तो अभी हम SQL भी करेंगे, SQL देखेंगे कि ये जैसे MySQL है, ये तो अपना DBMS हो गया। SQL क्या होती है, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि यूज़ आती है MySQL पे। मतलब SQL काम आती है क्वेरीज, मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करेंगे MySQL में, ताकि हम क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट कर पाएँ। और MySQL जो है वो DBMS से डिमांड कर पाए कि भाई ये चीज़ चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसे हो पाए। फिर उसके बाद फंक्शनैलिटी, DBMS नॉट ओनली स्टोर्स आवर डेटा बट ऑल्सो फैसिलिटेट्स वेरियस ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन ऑफ न्यू डेटा। इंसर्ट कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद SQL में इसका कोड भी लिखेंगे। फिर अपडेशन ऑफ डेटा, एक्सेस टू एग्जिस्टिंग डेटा, डिलीशन ऑफ डेटा, ये आ जाता है। फिर उसके बाद आता है अपना DBMS वर्सेस फाइल सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फाइल सिस्टम क्या है, जब DBMS नहीं आया था ना, उससे पहले फाइल सिस्टम काफ़ी यूज़ होता था। तो फाइल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था। इसका क्या मतलब है कि भाई जो अब तुम्हारे फाइल डेटा है उसको फाइल्स में डालो, स्टोर कर लो अपनी ड्राइव वगैरह में कहीं भी, ठीक है। पर जब बाद में DBMS आ गया तो फाइल सिस्टम टिक नहीं पाई, क्योंकि DBMS के पास ऐसे फीचर्स हैं जो फाइल सिस्टम के पास हो ही नहीं सकते हैं। सो ये हमारा अपना ट्रेडिशनल मेथड है जो अपना फाइल सिस्टम है, ठीक है। और DBMS अब आया है, ये थोड़ा नए ज़माने का है। तो इसके यहाँ ड्रॉबैक्स होते हैं फाइल सिस्टम के, जिस वजह से DBMS काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है। और सब्जेक्ट भी डाल दिया हमारा, तो डेटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी। तो मान लीजिए कि हम एक यूनिवर्सिटी का वो बना रहे हैं, फाइल सिस्टम बना रहे हैं, और उसमें हमने एक ही बच्चे का नाम 3-4 बार डाल दिया, तो जो फाइल सिस्टम होगी वो कुछ नहीं कहेगी ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं देखती। DBMS क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। उसमें काफ़ी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम एक ही बच्चे का नाम 4 बार ही डाल दो, क्योंकि वो डेटा रिपीट हो रहा है, रिडंडेंसी आ रही है, उसको ख़त्म करेगा। DBMS जो होता है ना, जो अपना DB होता है, उसमें काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो वो फाइल सिस्टम में नहीं होते हैं। तो उस वजह से DB जो होता है अपना DBMS है, काफ़ी सही चीज़ बन जाती है। फिर डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, ये अपनी सर्चिंग में भी आ जाता है। मतलब यही है कि जैसे तुम्हें भाई कुछ है, तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से तुम्हें बहुत छोटी सी चीज़ क्या करनी है, सर्च करनी है। तुम अगर फाइल सिस्टम से करोगे तुमको बहुत टाइम लगेगा, बट अगर तुम DBMS का यूज़ करोगे, तुमने क्यूरी डाली, तुमने क्वेरी लिखी अपनी SQL वगैरह में, वो डाली, DBMS को दी, उसने एकदम से तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी है, आपको एग्जीक्यूट करके आपको उसका आंसर दे देना है, आपको डेटा फेच करके दे देना है बहुत जल्दी। तो ये काफ़ी सही टाइम है। जो अपनी सर्चिंग होती है वो काफ़ी, उसका टाइम काफ़ी कम लगता है। और देखें एक बार, रिट्राइविंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑफन रिक्वायर्स राइटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स फॉर ईच टास्क। कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं लिखना है, SQL बहुत आसान है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम फाइल सिस्टम्स में लगते हैं, ये इसमें नहीं लगेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो कि यूनिवर्सिटी का है कि उसमें कहो कि हमको टॉपर्स की लिस्ट चाहिए, तो टॉपर्स की लिस्ट लेने के लिए उसमें हमको एक अलग से प्रोग्राम लिखना होगा कि टॉपर्स की लिस्ट निकालो। पर DBMS में क्या करेंगे, टॉपर की लिस्ट चाहिए, उसमें अपने आगे क्या डाल दो, एक कंस्ट्रेंट डाल दो कि भाई हमको क्या चाहिए, मार्क्स जिनके 90 से ऊपर हैं या 9 CGPA से जिनकी ज़्यादा, उनको टॉपर में डाल दो, एकदम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देगा कि ये बच्चे का नाम है, ये सब कुछ है। फिर अगला आ जाता है डेटा आइसोलेशन। डेटा इज स्केटर्ड अक्रॉस वेरियस फाइल्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू कंबाइन एंड एनालाइज। फिर उसके बाद आ जाती है अपनी इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। एनफोर्सिंग कंसिस्टेंट डेटा रूल्स लाइक एज इज़ हार्ड इन फाइल बेस्ड सिस्टम्स। फिर एक आ जाता है अपने एटॉमिसिटी। ये सब इसके क्या हैं, जो अपने DBMS है इसके एडवांटेजेस हैं और फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक्स हैं। एटॉमिसिटी में क्या आ जाता है, ये अभी हम आगे देखेंगे एसेट प्रॉपर्टीज़ में, जब हम ट्रांजेक्शन्स देखेंगे ना, कि ट्रांजेक्शन्स में एसेट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो इसमें एक एटॉमिसिटी भी होती है कि ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, जो मतलब ट्रांजेक्शन है वो या तो पूरी हो या बिल्कुल ना हो, उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। कि एक ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके अंदर कुछ 5 ऑपरेशंस हैं, वो सब परफॉर्म हो रहे हैं, मान लो 4 हो गए, एक रह गया, और वो एक रह गया, उस वजह से क्या पूरी ट्रांजेक्शन को क्या हो जाता है, रिजेक्ट कर देता है, उसको मानते ही नहीं है। फिर जो 5 ऑपरेशंस हुए हैं उसको भी रिवर्ट बैक कर देते हैं ये। तो ये DBMS का एक और अच्छी फंक्शनैलिटी है। फिर एक है कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज। जैसे इसका एग्जांपल ये दे दें
कि IRCTC है और अच्छा टाइम चल रहा है कुछ घूमने की जगह, एकदम से बहुत सारी टिकट निकलती है, मतलब लोग बुकिंग करते हैं 1 से 2 लाख एक ही ट्रेन की कि हमको टिकट दो। तो अगर फाइल सिस्टम होता वो क्रैश कर जाता। DBMS जो होता है वो क्रैश नहीं करता, 1 से 2 लाख टिकट्स आराम से बुक हो जाएंगी। वेटिंग में डालना होगा वेटिंग में डाल देंगे, बहुत आराम से होता है, ये क्रैश नहीं करता है बिल्कुल, और बहुत ही आराम से जो होता है इसको सॉर्ट कर लेता है। 1 से 2 लाख लोग जब करेंगे तो सबका होगा, सबको मिलेगी टिकट, ये नहीं क्रैश हो जाएगा कि सिस्टम बंद पड़ गया, वो सब हो गया। अगला होता है अपना सिक्योरिटी लिमिटेशंस। इस मामले में DBMS काफ़ी सही चीज़ है, जैसे कि इसमें मैंने लिख रखा है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो जैसे कि अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें थे, उसमें हमने यूनिवर्सिटी का एक पेज बना रखा है, उसमें एक हमने स्टूडेंट के लिए है, टीचर के लिए है, और एक मान लो डायरेक्टर साहब के लिए है। तो स्टूडेंट क्या क्या देख सकता है, हमने सबका अलग अलग से कर रखा है, मतलब हमने रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कर सकता है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बस अपने मार्क्स देख सकता है, टीचर जो है वो सबके मार्क्स देख सकती है, उसको मॉडिफाई भी कर सकती है। फिर जो डायरेक्टर है वो टीचर का भी देख सकता है, करेक्टर रिपोर्ट देख सकता है उसकी, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कितनी छुट्टियाँ मार रहा है, सबको देखेगा, उसका ये काम है। तो उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कर रहे हैं, और उसमें सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि अपना स्विगी जोमेटो होता है, उसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं कि एक हो गया अपना डिलीवरी बॉय का हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक है कस्टमर सपोर्ट वाले, और एक मान लो कस्टमर ही है। तो जो डिलीवरी वाला है उसको कितनी इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि भाई जो कस्टमर है उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, UPI ID क्या है, उसको कोई मतलब नहीं, उसके पास बस एड्रेस आएगा और फ़ोन नंबर आएगा। उस वजह से सिक्योरिटी बढ़ जाती है। कस्टमर सपोर्ट वाले को इस चीज़ की नीड है तो उसके पास आ जाएगा, उसके पास अकाउंट नंबर वगैरह भी आ जाएगा, UPI ID भी आ जाएगी जैसे पेमेंट की है, और सब कुछ आ जाएगा, पर डिलीवरी वाले को नहीं आएगी। उस वजह से मतलब सिक्योरिटी काफ़ी इन्हांस हो रही है। अगला देखते हैं वेरियस डेटा मॉडल्स इन DBMS। Our data model defines how data is connected, stored and accessed. It provides a logical structure for the database. तो इसमें अपने मेन मॉडल्स हैं हायरार्किकल। फिर इसमें अगर तुम देखो जो हमारा डेटा होता है उसको हम ट्री लाइक सिस्टम में ऑर्गेनाइज करते हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनती है, और ईच पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रन, और पर जो एक चिल्ड्रन है उसके पास एक ही पेरेंट होगा, क्योंकि भाई एक ही होता है भाई पेरेंट, तो और बनाने नहीं भाई हमें। और फिर की पॉइंट्स, ये अपना 1 to many रिलेशनशिप होता है। डेटा इज एक्सेस्ड यूजिंग नेविगेशनल मेथड्स वेरी फास्ट व्हेन एक्सेसिंग डेटा टू अ प्रीडिफाइंड पाथ, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। डिसएडवांटेजेस तुम देखो तो फ्लेक्सिबल नहीं है और रिडंडेंसी भी आ सकती है। फिर अपना अगला होता है नेटवर्क डेटा मॉडल, ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। देखो जो इसमें ड्रॉबैक थी ये कि हमारा फ्लेक्सिबल नहीं है, वो यहाँ पे ठीक हो जाती है। इसमें हम ग्राफ में करते हैं, उसमें हम ट्रीज़ में कर रहे थे, इसमें हम ग्राफ में करते हैं। अब यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उसके मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, सुना, मल्टीपल पेरेंट्स क्रिएटिंग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स। तो जैसे यहाँ पे देख लो कि मल्टीपल पेरेंट्स हैं एक ही चिल्ड्रन के। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे हो जाता है बेस्ड ऑन पॉइंटर्स टू नेविगेट बिटवीन, वो हैंडल मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स वेल, मोर फ्लेक्सिबल, कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस इसकी ज़्यादा है। अगला देखते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल, ये भी हम आगे भी पढ़ेंगे। ER मॉडल के बाद RM मॉडल होता है अपना, वो उसको हम देखेंगे RM मॉडल को, रिलेशनल मॉडल को ER मॉडल के बाद। इसमें हम टेबल्स की फॉर्म में करते हैं, ईच टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो जैसे हमारे यहाँ पे टेबल बन चुका है ये, इसमें फिर हम SQL क्वेरीज भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ इंसर्ट कराना हो, डिलीट कराना हो, वो भी देखेंगे। और फिर की पॉइंट्स, डेटा कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग SQL, तो SQL की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस, इजी टू यूज़, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटेन्स डेटा इंटीग्रिटी एंड सपोर्ट्स एसिड प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ है मेन। फिर डिसएडवांटेजेस, स्लोअर फॉर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटाबेसेस कंपेयर टू नो SQL, तो वहाँ पे हमारा नो SQL काम आ जाता है, MongoDB। फिर नीड स्मूथ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर फॉर ह्यूज डेटा के लिए सही नहीं है, तो ये सब अपना आ जाता है। फिर उसके बाद हम ये आगे का शुरू करते हैं, व्यू ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अच्छे DBMS का एक और काफ़ी सही फीचर है, ये क्या करता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन को वो करता है, ठीक है, ये इसका काफ़ी अच्छा फीचर है DBMS का। तो अगर तुम देखो तो जो अपना DBMS होता है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करता है, और उसको प्रोवाइड कैसे कर पाता है,
क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करता है ये 3 लेवल्स को। इसकी वजह से डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो होती है अचीव हो पाती है। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर को ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, उस वजह से डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो होती है अचीव हो पाती है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि भाई जो काम की चीज़ें होती हैं उस पर ही फोकस किया जाता है, फालतू चीज़ों पे नहीं किया जा सकता। जैसे कार है, आपको कार चलानी आती है, आपको पता है कि जब हम एक्सीलेटर दबाएंगे तो गाड़ी भागेगी, तेज़ भागेगी, और ब्रेक दबाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। पर आपको ये नहीं पता कि जब हम ब्रेक दबा रहे हैं तो गाड़ी रुक कैसे रही है, अंदर का ब्रेक ऑयल क्या से काम कर रहा है, अंदर क्या मैकेनिज़्म है, वो हमको नहीं पता। और जो कंपनी वाली भी होते हैं कार मैन्युफैक्चरर, वो उस चीज़ों को छुपा देते हैं, आगे बोनट डाल देते हैं, डैशबोर्ड डाल देते हैं, वो सब चीज़ें छुपा देते हैं। बस काम की चीज़ें, तुम्हें तो बस गाड़ी चलानी है ना, तुमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है। और जो तुम्हें उसके समय क्या मतलब कि भाई ब्रेक उसका कैसे लगता है या वो कैसे तेज़ी से भागती है, तुम्हें तो बस गाड़ी चलाने से मतलब है ना। तुम्हें अपने घर से कॉलेज जाना है या कहीं और जाना है, तुम्हें तो बस यही मतलब है ना उससे। तो वही एब्स्ट्रैक्शन है कि भाई काम की चीज़ों पर फोकस होता है, जो अननेसेसरी डिटेल्स होता है उनको हाइड कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इसके वजह से क्या होता है, यूज़र को काफ़ी अपना फ्रेंडली लगता है, तो यूज़र काफ़ी आराम से इंटरेक्ट कर पाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिजिकल लेवल्स को इंटरेक्ट कैसे, मतलब वो कैसे क्या करते हैं, 3 स्कीमा देखते हैं। तो सबसे पहला लेवल अपना होता है फिजिकल लेवल, दूसरा होता है लॉजिकल, और एक होता है व्यू लेवल। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, बाद में बताएंगे, चलो ये पहले बना देते हैं। ये जैसे अपना यहाँ पे हो गया अपना लॉजिकल, ये हो गया अपना, ये हो जाएगा डेटाबेस। तो ये अपना फिज़िकल लेवल है, ये अपना लॉजिकल है, और ये बाहर का एक्सटर्नल है। तो इसमें कैसे होता है अपना, जो अपना फिज़िकल लेवल होता है, यहाँ पे होते हैं अपने DBA आप बैठे होते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कि मैं अपने उनको फाइल्स में स्टोर कर रहा हूँ, उनको मैं कैसे स्टोर कर रहा हूँ, हाउ डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है, फिजिकली इन मेमोरी, कि मैं उसको कैसे स्टोर कर रहा हूँ। इन्वॉल्व्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स, तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह को इंक्लूड करते हैं वो। तो इंक्लूड्स फिजिकल स्कीमा, तो यहाँ पे जैसे मैंने कर रखा है कि यहाँ पे डिसाइड करते हैं, DBA साहब जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि डेटा को कैसे स्टोर कराना है, फाइल्स में कराना है, इंडेक्सेस में कराना है। और यूज़ बाय DBMS इंजीनियर्स फॉर स्टोरेज एफिशिएंसी, की अच्छे से एफिशिएंसी के लिए उसको कैसे स्टोर कराना है। फिर अगला होता है अपना लॉजिकल लेवल, ये वाला। अगर अभी हम आगे ER मॉडल पढ़ेंगे उसमें हम लॉजिकल लेवल देखेंगे, कैसे बहुत अच्छे से देखेंगे कि भाई रिलेशनशिप कैसे बनती है, कि भाई क्या डेटा स्टोर है और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि हमने कस्टमर की वो कर रखी है, कस्टमर का डेटा स्टोर कर रखा है, और यहाँ पे मान लो बैंक है, कस्टमर ने लोन ले रखा है, कस्टमर टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक। तो ये अपना क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, तो ये हमने स्टोर करा रखा है। तो ये लॉजिकल लेवल इसके बारे में बात करता है। और यहाँ पे हमारे DB डिज़ाइनर होते हैं, वैसे ये सब जो चीज़ें को हैंडल करता है वो DB डिज़ाइनर करता है, ये सब कुछ चीज़ों को हैंडल DBA करते हैं, पर DBA इसको भी करते हैं, मेनली इस चीज़ को करते हैं, फिजिकल लेवल को, इसको नहीं करते हैं। यहाँ पे अपना DB डिज़ाइनर होता है जो इस चीज़ को हैंडल करते हैं। फिर अपना होता है अगला व्यू लेवल, जो कि होता है अपना एक्सटर्नल लेवल, ये होता है अपना हाईएस्ट लेवल। यहाँ पे क्या होता है, प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड व्यूज़ टू डिफरेंट यूज़र्स। मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट है, यहाँ पे मान लो अपने टीचर्स हो गए, और यहाँ पे मान लो डायरेक्टर हो गया। तो स्टूडेंट क्या अपने बस नंबर देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता, छेड़छाड़ उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। टीचर सब स्टूडेंट के नंबर्स देख सकती हैं, उनको मॉडिफाई भी कर सकती हैं, जो उनका मन करे स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं। पर जो डीन है वो टीचर को भी छेड़ सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी कुछ इनकी इन्फॉर्मेशन को, उनके अटेंडेंस को कुछ वो कर सकते हैं, और स्टूडेंट की भी वो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम उसको कस्टमाइजेशन व्यूज़ हमको मिल पाता है उस वजह से। तो ईच यूज़र सीज अ सब स्कीमा ऑफ द फुल DB कॉल्ड व्यूज़, सबका अपना अलग व्यू मिलता है। तो मैंने बताया था सिक्योरिटी वाले में बताया था ये, कि हमने डेटाबेस का देखा था ना, सिक्योरिटी में काम आता है वो। हम उसको फाइल सिस्टम के साथ कंपेयर कर रहे थे, या चलो छोड़ो, फाइल सिस्टम के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है इसमें। तो हमने हमारा यही है कि यहाँ पे हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे बताता है कि हमारा डेटा कैसे स्टोर्ड है, यहाँ पे हम बताते हैं कि क्या डेटा स्टोर्ड है और क्या रिलेशनशिप है। और फिर यहाँ पे हमारा इंटरफेस होता है, और यहाँ पे हमारा इंटरफेस डिज़ाइनर बैठा होता है जो फ्रंट एंड का काम करता है। और यहाँ पे स्टूडेंट अपने मार्क्स देख रहा है, टीचर्स देख रही हैं,
तो ये सब होता है अपने फ्रंट एंड का होता है, ये यहाँ पे होते हैं। अगला, प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन टू यूज़र्स, सपोर्ट फिजिकल एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, अलाउ मल्टीपल यूज़र व्यूज़ विदाउट रिडंडेंसी। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है ना, ये जो है ये पूरा, इसके वजह से एब्स्ट्रैक्शन अचीव होती है। अगर ये स्कीमा को हम फॉलो नहीं करेंगे, इसकी डिज़ाइन को, स्कीमा मतलब क्या होता है, इसे डिज़ाइन होता है। स्कीमा को तुम डिज़ाइन भी कह सकते हो, स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। तो ये स्कीमा जो फॉलो होता है, ये जो अपना 3 स्कीमा जो है, ये अपना व्यू जो है यही फॉलो होता है। जो भी सारी वेब एप्लीकेशंस वगैरह बनती हैं इसमें यही स्कीमा फॉलो होता है कि इसमें अपना फिजिकल लेवल हो गया, लॉजिकल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, यहाँ पे इंटरफेस डिज़ाइनर होता है, यहाँ पे डीबी डिज़ाइनर होता है, यहाँ पे डीबी होता है, और ये हमारा डेटाबेस होता है। ऐसे ही बनता है सब कुछ, और इसके वजह से एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो पाती है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन बनेगी ही नहीं। स्टूडेंट सब कुछ देख रहा है, स्टूडेंट टीचर के मार्क्स भी घटा रहा है, उसका करेक्टर वो कर रहा है, रिपोर्ट पूरी चेंज कर रहा है, अपने दोस्तों के भी नंबर घटा बढ़ा रहा है, तो एब्स्ट्रैक्शन पूरी ख़राब हो जाएगी ऐसे। फिर अगला आ जाता है अपने इंस्टेंसेस एंड स्कीमास। इंस्टेंस, डेटा इन द डीबी एट अ स्पेसिफिक मोमेंट, एक टाइम पे, कि जैसे अपना t = 1 पे डेटाबेस कैसा है, ये अपने को इंस्टेंस बताता है कि अपने डीबी का ये क्या इंस्टेंस है। जैसे कि मान लो एडमिशन हो रहे हैं कॉलेज में और साथ साथ डेटाबेस बन रहा है, फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं, अभी तो बस 2 बच्चे आए हैं, फिर हम देखेंगे तो अभी जैसे मान लो डे 1, आज एडमिशन स्टार्ट हो गए, तो आज के दिन 2 बच्चों ने एनरोल किया है बस। पर अगर हम डे 2 पे जाएं, आज 10 बच्चे, आज मान लो चलो 3 बच्चे आ गए हैं, तो आज का इंस्टेंस कुछ और है। मान लो आज t = 2 है, तो आज का इंस्टेंस कुछ और बना, तो हमको ये बताता है इंस्टेंस। स्कीमा मैंने अभी बताया कि डिज़ाइन और स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है। एक होता है अपना फिजिकल स्कीमा, एक होता है अपना लॉजिकल स्कीमा। अभी बताया ना, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, ये फिजिकल हो गया, ये लॉजिकल हो गया, और ये एक्सटर्नल हो गया, व्यू लेवल हो गया। फिर उसके बाद अपना इसके वजह से क्या होता है, अपना डेटा इंडिपेंडेंस भी अचीव होती है, जो मैंने अभी बताया ना 3 स्कीमा का, उसकी वजह से अपने वो सब भी हो जाता है। अगला अपना डेटा मॉडल, इसको आगे करेंगे पूरा डिटेल में, ये तो सिलेबस में। ER मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन ही दोनों हैं, ये करेंगे। एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, ये सब करना पड़ेगा। फिर डेटाबेस लैंग्वेजेस आ जाती हैं, एक होती है ये 2 पॉइंटर्स में पूछ लेते हैं अपनी, इसमें DDL आ जाती है, और एक अपनी DML आ जाती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं डेटा को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसमें SQL कमांड्स अपनी क्रिएट, ऑल्टर वगैरह यूज़ होती है, या फिर ड्रॉप। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रिएट डेटाबेस कॉलेज, ये एक बना दी मैंने SQL की स्टेटमेंट, तो ये अपनी होगी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर इसको मैनिपुलेट भी करते हैं हम, इसमें सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, इसमें हमने इंसर्ट कर दिया, बाद में अपडेट डिलीट कर दिया, तो वो सब अपने DML में आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है DML के फंक्शंस क्या है, रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये सब अपने क्या हो जाते हैं, DML के फंक्शंस हो जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अपना एक्सेसिंग डेटाबेस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, उसके लिए अपना ODBC और JDBC यूज़ होते हैं, ये अपने APIs होते हैं। हमने जावा में भी देखा है, जावा का पेपर दिया होगा या नहीं, तो जावा में भी अपना काफ़ी कुछ है इसमें कि अपना जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करो, ये करो, वो करो। तो इसकी वजह से क्या हो पाता है, जो अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम ऐप्स बनाते हैं जावा के थ्रू, उसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। उसको एक्सेस करने का जो अपना मीडियम है, जो उसका मीडिएटर है, जो दलाल है, वो अपना कौन है, JDBC और ODBC, ये जावा के लिए, और ये C++ के लिए। तो हमने जैसे जो जावा में कोई अपना कुछ बनाया है प्रोग्राम एप्लीकेशन का, और उससे हम डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसमें हमें JDBC है, ये अपना एक मीडिएटर होगा, इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हम एक्सेस कर पाएंगे। फिर उसके बाद अपना DBA होता है, अभी मैंने बताया था DBA कि DBA कहाँ बैठा होता है। DBA जो होता है अपना फिज़िकल लेवल पे बैठा होता है, और वो बताता है कि भाई डेटा कैसे स्टोर करूँगा, मैं क्या करूँगा। जैसे स्कीमा डेफिनेशन करता है, फिज़िकल स्कीमा कह सकते हो, या तुम इतना भी लिख दो काफ़ी है। फिर स्टोरेज एंड एक्सेस मेथड सेटअप, मॉडिफाइंग स्कीमा और फिजिकल स्ट्रक्चर्स, ऑथराइजेशन एंड एक्सेस कंट्रोल,
और ये रूटीन मेंटेनेंस, ये इसके फंक्शंस है, इसके रोल्स हैं कि ये सब काम करता है, ये स्कीमा डिफाइन करता है, ये मेंटेनेंस भी करता है, ऑथराइजेशन, ये सब इसके काम है। अगला फिर इसके बाद फिर से इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, तो ये अपना DBMS एप्लीकेशन आर्किटेक्चर्स। तो इसमें सबसे पहले T1 आता है। तो T1 में कुछ नहीं होता, एक ही मशीन पे भाई अपना क्लाइंट होता है, DB होता है, सब कुछ एक ही उसमें होता है। अब इसमें क्लाइंट जो होता है डायरेक्ट इंटरेक्ट कर लेता है, बात ही खत्म हो जाती है, इसमें कुछ है ही नहीं T1 में। तो फिर अगला आता है T2, इसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये अपना इसका दूसरा नाम है। और इसमें अगर तुम देखो, क्लाइंट सेंड करता है SQL क्वेरीज टू DB सर्वर, और इसमें कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है, ODBC JDBC जो अपने APIs थे उसके थ्रू अपनी कम्युनिकेशन बनती है। तो इसको एक बार वैसे देख लेते हैं, इसका डायग्राम बनाया था। तो ये अपने जैसे यहाँ पे T2 है, तो यहाँ पे अपने जैसे क्लाइंट है, क्लाइंट क्या कर रहा है, SQL क्वेरी भेज रहा है। जैसे मान लो बैंक, ये ज़्यादातर कैसे हो गया, जैसे इसका एग्जांपल ही दे देता हूँ। बैंक में कैशियर है, मैंने क्या करा, मैं कैशियर के पास गया और मैंने 10,000 रुपये दिए कैशियर को। मैंने कहा कि भाई इसको इस खाते में जमा कर दो, ऐड कर दो। तो वो कहेगा ठीक है। उसने मेरे से 10,000 रुपये लिए, अपने सिस्टम में मेरा अकाउंट नंबर डाला और उसने क्या करा, क्वेरी भेजी मतलब, और इसमें कह दिया कि इसमें 10,000 अपडेट कर दो और ऐड कर दो। तो उसने क्वेरी भेजी और मेरे 10,000 ऐड हो गए मेरे अकाउंट में। तो ये काम किसने कर दिया, कैशियर साहब ने कर दिया। कि अपना क्लाइंट इसमें कौन हो गया, क्लाइंट हो गया अपना कैशियर। और उसने क्या करा, अपने सिस्टम पे गया, वो उसने क्वेरी डाली और अपना जो था उसने बैलेंस को अपडेट कर दिया। पर इसमें क्या एक ड्रॉबैक है कि मान लो कैशियर नहीं बैठा, वो छेड़खानी कर सकता है। वो क्या कर सकता है कि 10,000 मैंने करा, मान लो मेरा दोस्त है कैशियर, वो 1 लाख कर दे उसे। तो मतलब ये इतना सिक्योर नहीं है, तो ये इसमें मार खा जाता है जो अपना T2 होता है। इसके लिए फिर हम T3 आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं। वैसे T2 काफ़ी जगह यूज़ होता है क्योंकि वो तो ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। T3 में क्या होता है, अपनी 3 लेयर्स होती हैं। जैसे इसमें T2 में अपनी 2 लेयर्स थी, इसमें अपनी 3 लेयर्स होती हैं। एक अपनी क्लाइंट की होती है, एक अपने यहाँ पे बिजनेस होती है, और एक अपनी डेटा लेयर होती है, बिजनेस लेयर, और एक अपनी क्लाइंट लेयर होती है। तो अपनी 3 लेयर्स होती हैं। तो ये जो 3 लेयर्स होती हैं इसकी वजह से हो पाता है। तो जैसे यहाँ पे क्या करता है, क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट डाली कि मेरे को डेटा चाहिए, तो जो अपनी बिजनेस लेयर है वो कहेगी क्या डेटा चाहिए, अच्छा देखती हूँ। वो देखेगी, डेटा को अच्छे से प्रोसेस करेगी, और अगर उसको ठीक लगा, उसके सारे कंस्ट्रेंट्स को उसने सेटिस्फाई करा, तो वो आगे भेज देगी डेटा लेयर को, और फिर वापस डेटा लेयर उसको वो डेटा दे देगा। तो फिर इसके थ्रू ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। इसके कारण क्या होता है, जो लोड होता है वो काफ़ी कम पड़ता है। देखो जो अपने T2 था, उसका क्या दिक्कत थी, इसमें जो लोड होता है ना, इस पर लोड काफ़ी पड़ जाता है, वो इस लोड को संभाल नहीं पाती है। जो अपना DB होता है संभाल नहीं पाता लोड को, पर इसमें जो होता है लोड काफ़ी कम हो जाता है। किसकी वजह से, इस बिजनेस लेयर की वजह से। तो लोड काफ़ी कम हो जाता है, तो इस वजह से T3 यहाँ पे जीत जाता है। और इसमें क्या इशू आ जाते हैं, स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी के। अब देखो भाई, यूज़र्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, बैंक कैशियर कम है भाई, यूज़र्स बहुत सारे हैं। तब यूज़र्स बहुत सारे हैं तो उसमें ये काम नहीं कर पाता है, उस पर लोड बहुत सारा पड़ जाएगा अगर यूज़र्स बहुत सारे आ जाएंगे। पर अगर इसमें बहुत सारे यूज़र्स आ गए, इसमें लाखों करोड़ों यूज़र्स आ गए, अगर मान लो 1 बिलियन आ गए ऐसे यूज़र्स आ गए, तो इसको आराम से संभाल लेगा ये। इस पर लोड कम पड़ेगा बिजनेस लेयर की वजह से। और दूसरा है अपना सिक्योरिटी यही, मान लो नीरव मोदी का दोस्त हुआ, कुछ उसने घपला कर दिया यहाँ पे, तो दिक्कत हो सकती है। पर ये T3 में नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बिजनेस लेयर आ जाती है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो कि T3 में क्या आ जाता है, अपना क्लाइंट इज़ UI ओनली, ऐप सर्वर हैंडल्स लॉजिक एंड DB एक्सेस। ये अपना WW एप्लीकेशंस के लिए बहुत बेस्ट है। एडवांटेजेस भाई जो मैंने तुम्हें यहाँ पे डिसएडवांटेजेस बताए, वही एडवांटेजेस हैं इसके। और ये हमारा ख़त्म होता है अपना T3 वाला, T3 का। अब अपना ER मॉडल पे आ जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ से असली कहानी शुरू होती है ER मॉडल से, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो हम देखते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में क्या है। तो पहले देखते हैं एंटिटी क्या होती है। एंटिटी क्या होती है, थिंग या ऑब्जेक्ट होता है इन द रियल वर्ल्ड दैट इज़ डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे एंटिटी में मेरे को थिंग, जैसे मान लो कोई कार हो गई,
कस्टमर हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये सब क्या है? ये सब थिंग या ऑब्जेक्ट हैं और ये रियल वर्ल्ड में है, कोई इमेजिनेशन में तो नहीं है। ये सब रियल वर्ल्ड में चीज़ें होती हैं और इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। भाई दोनों में फ़र्क होता है भाई, कस्टमर स्टूडेंट में ये अपना एंटिटी होती है। इन्हीं में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं। अच्छा, एंटिटी इट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ईच स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इज़ एन एंटिटी, एंटिटी कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। ठीक है, अभी हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, अपने प्राइमरी एट्रीब्यूट वगैरह, फिर कीज़ भी देखेंगे, अपनी कीज़ कौन सी होती हैं। तो जैसे अपनी एक होती है अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटी और एक होती है अपनी वीक एंटिटी। जैसे कि अगर तुम देखो, जैसे अपनी स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको एक रोल नंबर से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो रोल नंबर है एक स्टूडेंट का उसी के पास है। या जैसे एक आधार कार्ड है, सिटीज़न, उसको अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उसको हम आधार नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो आधार नंबर है या फिर जो अपना रोल नंबर है, ये अपना प्राइमरी एट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसके वजह से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वरना नहीं कर पाते। वीक एंटिटी ये हो गई कि उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ये डिपेंड करता है ऑन सम अदर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। इसका एग्जांपल दूंगा, जैसे यहाँ पे इसमें बैंक और लोन का दे रखा है, तो वीक एंटिटी डिपेंड्स ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी फॉर एग्जिस्टेंस। तो एक चीज़ और याद रखना है कि भाई कभी ऐसा नहीं होगा कि वीक एंटिटी अलग अकेले आ जाए, वो अगर आएगी तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ आएगी और उस पर डिपेंड करेगी। वीक एंटिटी कभी भी अकेले नहीं आएगी, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ आएगी, कभी अकेले नहीं आ पाएगी वो। और मैंने डेटा मॉडल बताया था कि कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा रिलेशनशिप्स, डेटा सेमांटिक्स एंड कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। ER मॉडल की डेफिनेशन देख लो कि एक हाई लेवल डेटा मॉडल है बेस्ड ऑन अ परसेप्शन ऑफ अ रियल वर्ल्ड that consists of a collection of basic objects called entities and of relationship among these objects. फिर graphical representation of a ER model is ER diagram. ये जो ER मॉडल है इस पे हम ER डायग्राम बनाएंगे, अब बहुत सारे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो ये जो अपने ER डायग्राम बनाएंगे हम, यही अपने ER मॉडल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अपना आगे देखते हैं ER मॉडल। एंटिटी बता दी, अब देखते हैं एंटिटी सेट क्या होता है। एंटिटी सेट कुछ भी नहीं, एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं। या फिर हम एक चीज़ और इसको कह सकते हैं कि जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, एंटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जो एट्रीब्यूट्स है यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंटिटी। जैसे मेरे पास एंटिटी होगी पर्सन, तो ये जो एंटिटी पर्सन है मेरे पास, इसके क्या एट्रीब्यूट्स क्या बन सकते हैं जो इसको डिस्क्राइब करें। मैंने क्या कहा कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं एंटिटी को। यहाँ पे एंटिटी हमारी पर्सन है, तो ये जो एंटिटी हमारी पर्सन है जो है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे पर्सन का क्या हो गया, एज हो गई, जेंडर हो गया, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, कुछ ऐसे हो गया। तो ये सब क्या हो गए, ये एट्रीब्यूट्स हो गए, क्योंकि ये पर्सन को, जो पर्सन एंटिटी है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और आ रही थी कि जो एंटिटी सेट होता है ये क्या होता है। तो अगर तुम देखो तो इसको मतलब एंटिटी भी कह सकते हैं, बट एक्चुअली दोनों डिफरेंट होते हैं, एंटिटी और एंटिटी सेट डिफरेंट होते हैं। तो अगर मान लो एक स्टूडेंट है तो उसको हम कहेंगे एक एंटिटी है, बट अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेनी स्टूडेंट्स, तो उसको हम कहेंगे एंटिटी सेट है। ठीक है, इतना ही है और इसमें कुछ खास है नहीं से। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ईच एंटिटी हैज अ वैल्यू फॉर ईच ऑफ इट्स एट्रीब्यूट्स। फॉर ईच एट्रीब्यूट देयर इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज कॉल्ड द डोमेन, उसको हम डोमेन कहते हैं। सो अगर तुम देखो तो उसको हम डोमेन कहते हैं। तो इसका मतलब जैसे हो गया कि जैसे हमारा रोल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, वो 1 से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा जितने स्टूडेंट्स हैं। तो उसका डोमेन है कि भाई नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मतलब जो अपने एट्रीब्यूट्स होती हैं उनकी परमिटेड वैल्यूज होती हैं कि उसका आपका माइनस नहीं हो सकता, या फिर जो आपका बैंक अकाउंट बैलेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। पता नहीं कौन सा बैंक देता होगा नेगेटिव अकाउंट बैलेंस। फिर इसके बाद हमारे जैसे स्टूडेंट एंटिटी है, उसके पास फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टूडेंट एंटिटी को। सो यहाँ पे जैसे हमारी
स्टूडेंट एंटिटी है, और इसको डिस्क्राइब कौन कौन कर रहा है, स्टूडेंट आईडी, नेम, स्टैंडर्ड, कोर्स, बैच, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, ये सब इसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। और एक चीज़ और, जो एंटिटीज होती है उसको रेक्टेंगल बॉक्स में डालते हैं और एक बार सर्कल मार लेते हैं जो अपनी एट्रीब्यूट्स होते हैं। आगे चलते हैं टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स सबसे पहले है सिंपल। सिंपल का क्या मतलब होता है, जिसको और आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि हम रोल नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। मान लो मेरा रोल नंबर है भाई, मेरा रोल नंबर 10 है और मैं इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता कि भाई मेरा रोल नंबर 1 हो गया, मेरा रोल नंबर 0 हो गया, ऐसे नहीं होता। तो मतलब जैसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते वो हमारा क्या हो जाता है, सिंपल। कॉम्पोजिट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूँ यार आई लिव इन हॉस्खास, भाई हॉस्खास में रहता हूँ, आई एम फ्रॉम साउथ दिल्ली ब्रो, मैं साउथ दिल्ली में हूँ। समझ जाना ये राइटिंग थोड़ी बार आ रही है। और मेरा हाउस नंबर है मान लो 3081, तो ये मेरा एड्रेस हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे मेरा स्ट्रीट नंबर है, हाउस नंबर मेरा 3081 हो गया, मेरी लोकेलिटी हो गई हॉस्खास साउथ दिल्ली। ठीक है, हॉस्खास मेरी क्या हो गई, लोकेलिटी हो जाएगी। तो ये मेरी लोकेलिटी हो गई। और अगर हम सिटी को, तो सिटी हो जाएगी हमारी दिल्ली। पिन कोड बताने क्या है हॉस्खास का, तो ये ऐसे हो जाता है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा नेम है उसको आप डिवाइड कर सकते हो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जैसे कि कुछ भी हो सकता है वही नाम। फिर उसके बाद हमारा होता है सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू जिसकी बस एक ही वैल्यू हो, जैसे स्टूडेंट आईडी उसकी बस एक ही वैल्यू होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक स्टूडेंट है और वो 3-4 रोल नंबर लेके घूम रहा है, उसका एक रोल नंबर ही होगा, उसका सिंगल रोल नंबर होगा। ये नहीं कि 3-4 रोल नंबर लेके घूम रहा है। तो ये अपने सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। फिर होते हैं अपने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, जैसे मेरा फोन नंबर हो गया। ये हो सकता है कि आप 2-3 फोन नंबर लेके घूम रहे हो, या फिर स्टूडेंट अपने मम्मी पापा के भी नंबर दे रखे हैं, पेरेंट्स के भी। तो वो हमारा मल्टी वैल्यूड हो जाता है कि फोन नंबर हो गया, नॉमिनी नेम हो गया, इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंडेंट नेम वगैरह। तो जो जिसकी मोर देन 1 वैल्यू होती है वो अपने केस में आ जाते हैं मल्टी वैल्यूड में। अगले होते हैं डिराइव्ड। डिराइव क्या होते हैं, जिसको हम दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा अपना स्टूडेंट नाम का एंटिटी है और उसमें मेरा एक एट्रीब्यूट है एज। ठीक है, तो ये जो एज एट्रीब्यूट है इसको मैं डिराइव करूंगा। उसमें डेट ऑफ बर्थ भी है, जो बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ नाम का भी एक एट्रीब्यूट है, तो उसे डिराइव कर लूंगा। कैसे, मान लो कि 2004 का है, अभी चल रहा है 2025, तो इसका मतलब भी वो 21 साल का होगा करीब। तो हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। तो हमने एज निकाली ना कि भाई वो 21 साल का है। आगे देखते हैं नल वैल्यू। नल वैल्यू क्या होता है, एन एट्रीब्यूट टेक्स अ नल वैल्यू व्हेन एन एंटिटी डज नॉट हैव अ वैल्यू फॉर इट। तो मान लीजिए जैसे हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस हो गया, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं वो 0 है, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं आ सकती। या फिर जैसे हमारा मिडिल नेम, जैसे हमारा मिडिल नेम नहीं है तो उसमें नल जा सकता है। कि जैसे हमारा नेम एट्रीब्यूट है और उसको हमने कॉम्पोजिट हो गया वो, जैसे मैंने बताया ना नेम एट्रीब्यूट हमारा कॉम्पोजिट हो सकता है। तो इसमें एक होगा हमारा फर्स्ट नेम, एक होगा मिडिल नेम और एक होगा हमारा लास्ट नेम। तो जब अपना फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, पर मिडिल नेम हमारा क्या हो गया, नल हो गया। तो जब हमारा मिडिल नेम है वो हमारा नल हो गया, तो उस वजह से उसको नल वैल्यू कह सकते हैं, हमारा नल एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इट में इंडिकेट अननोन। Unknown can indicate missing entry. Name value of a customer is null, meaning it is missing as name must have some value. या फिर किसी की सैलरी नहीं पता किसी एम्प्लॉय की, तो उसको हमने नल में डाल दिया, अभी उसकी सैलरी हमको पता नहीं है। अगला हमारे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ईआर मॉडल के अंदर आ जाता है रिलेशनशिप्स का। देखिए हमने क्या देखा, एंटिटी देखा, अब हम देखेंगे रिलेशनशिप्स। ठीक है, ईआर मॉडल का वही मतलब हो गया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो एंटिटी होगी, एंटिटी हमने देख लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ये जिसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। फिर जो एंटिटी होती है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स। ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसके हेल्प से क्या करते हैं, इसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। अगली चीज़ आती है इसमें रिलेशनशिप, वो देखते हैं क्या चीज़ है। तो रिलेशनशिप की डेफिनेशन हो जाएगी एसोसिएशन अमंग 2 और मोर एंटिटीज़। ठीक है, उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई।
अगर तुम देखो कुछ कुछ लोग ना रिलेशनशिप और एसोसिएशन के डिफरेंस के बीच में कंफ्यूज होते हैं, वैसे पूछता नहीं है ये एग्ज़ाम में, पर देख लो, देखो यार मॉडल चल रहा है ये, तो इसमें रिलेशनशिप टर्म का यूज़ करेंगे ना कि एसोसिएशन। दोनों सेम नहीं होते हैं। इसमें देखो अगर एसोसिएशन में, एसोसिएशन इज़ अ जनरल टर्म यूज्ड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल लाइक UML टू शो अ लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। पर जो हमारा रिलेशनशिप से हमारे ER मॉडल में काम आएगा, जो हम अब पढ़ेंगे, ये बस ER मॉडल है। तो ER मॉडल में हम रिलेशनशिप और एंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, हम रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हो गया अपना एंटिटीज़, फिर उसके बाद हमारा हो गया रिलेशनशिप, और एक हो गया हमारे रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स, और हाँ एट्रीब्यूट्स भी गिन लो। तो ये चार चीज़ें हो गई हमारी। तो चार चीज़ें हो गई इसमें। तो अब रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल देखो यार, पर्सन हैज़ व्हीकल, ये एक रिलेशनशिप हो गई। या फिर मैं कह सकता हूँ कस्टमर बोरो लोन, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। एक रिलेशनशिप और बताते हैं चलो, जैसे कि मैं कह सकता हूँ, एक हम इसका ना अभी ER डायग्राम भी बनाएंगे इसका पूरा फुल फ्लेज, बढ़िया। तो एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, कि जैसे मैं कह दूँ कि मैं एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ले रहा हूँ, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा मैंने लिया है। और इसमें मैंने क्या लिया है, पेशेंट लिया, डॉक्टर लिया है। तो पेशेंट मेरी एंटिटी हो गई, ये कंसल्ट करती है डॉक्टर से, डॉक्टर एक और एंटिटी होगी, ये एक एंटिटी हो गई, ये एक एंटिटी हो गई। अब तुम देखो ये दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैं, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। देखो पेशेंट अलग चीज़ है, डॉक्टर अलग चीज़ है, दोनों का कोई वास्ता नाता नहीं है, पर हमने किसकी वजह से कर दिया, कंसल्ट, मतलब एक रिलेशनशिप बन गई, ठीक है। पर दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी है क्योंकि इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अगर मान लीजिए डॉक्टर नहीं होगा तो पेशेंट तो होगा, या फिर अगर पेशेंट नहीं होगा तो डॉक्टर तो होगा, तो इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। अगर एक अच्छा वर्ड बोलें तो इसमें बनता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये हो जाता है। तो ये हमारे क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया। तो रिलेशनशिप इसमें क्या हो गया, जो मैं अभी बता रहा था, पेशेंट कंसल्ट्स डॉक्टर, ये मेरा क्या हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, ये मेरा रिलेशनशिप हो गया सिंपल, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, वीक रिलेशनशिप होता है। मैंने ये बोला बिटवीन टू इंडिपेंडेंट एंटिटीज़, जैसे जो भी अपना डॉक्टर और पेशेंट वाला था, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ है, तो एक हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगला है अपना वीक रिलेशनशिप। तो वीक रिलेशनशिप कौन सा होता है, बिटवीन अ वीक एंटिटी एंड इट्स ओनर, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। तो जैसे इसमें अपना लोन का और पेमेंट का हो गया, जैसे अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये रहा। तो जैसे लोन पेमेंट और EMI, मान लीजिए इसका एग्जांपल कि मैंने एक आईफोन लिया 1 लाख रुपए का, और फिर मैंने इसको EMI पे लिया है, तो 12 महीने की EMI बैठी, पर मिनट मुझे 10,000 रुपये देना है मान लो। तो मैंने एक लोन लिया, EMI करवाई, ठीक है। अब उसकी मुझे पेमेंट तो करनी पड़ेगी हर महीने, ठीक है, वरना बैंक वाले ऐसी की तैसी कर देंगे, बैंक वाले छोड़ेंगे तो है नहीं। तो बैंक को खुश करने के लिए EMI भरनी पड़ेगी। अब EMI जो है वो 10 उसमें 12 उसमें हो गया, मतलब 12 EMI जाएंगी मेरी हर महीने। तो अब इसमें रिलेशन क्या बैठा, देखो मैंने लोन लिया, अब लोन की मुझे क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट करूँगा और ये पेमेंट नंबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो EMI पेमेंट, ये ज़्यादा सही है, ये चल क्यों नहीं रहा, हाँ। तो EMI पेमेंट है, तो फिर पेमेंट नंबर, जैसे इसमें पेमेंट नंबर इसका क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट हो जाएगा EMI एंटिटी का। तो जो अपना लोन है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और ये एक वीक एंटिटी है। अब जो वीक एंटिटी है ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड कर रही है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। वीक एंटिटी कह रही है कि भाई अगर भाई तू नहीं होगा तो मैं भी नहीं होऊंगा। EMI पेमेंट कहती है लोन से कि भाई अगर आप ज़िंदा नहीं होगे तो मैं भी ज़िंदा नहीं हो पाऊँगा, मैं भी नहीं रह पाऊँगा। तो इसमें अपना ये हो जाएगा कि जो अपना EMI है, जैसे मान लो मैंने लोन लिया, तो अगर मान लो मैं आईफोन ही ना लेता, मैं लोन ही नहीं लेता, तो EMI कहाँ आती भाई। अगर मान लो मैं आईफोन के लिए लोन ही नहीं लेता, मैं आईफोन ही नहीं लेता, तो मैं लोन नहीं लेता बैंक से,
अब मैं अगर लोन ही नहीं लेता तो भाई ईएमआई का पेमेंट क्यों भरता मैं, ये देखो ना, मैं पेमेंट ही क्यों भरता, तो ये चीज़ तो ख़त्म हो जाती। ठीक है, तो अगर मैं लोन ही नहीं लेता तो ये चीज़ होती ही नहीं, पर मैंने लोन लिया है तो उसकी वजह से एक वीक एंटिटी आ गई है और वो उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ऐसे है। अगर तो इसकी वजह से हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गई है। और इसमें तुम इसमें बना सकते हो, इसमें तुम एट्रीब्यूट्स बना सकते हो कि एक एट्रीब्यूट बन गया तुम्हारा लोन आईडी, इसमें तुम कह सकते हो ड्यूरेशन कि 12 महीने 1 साल का है, एक ड्यूरेशन बन गया एट्रीब्यूट, ऐसे ऐसे बन गए जो कि लोन एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। और ये मेरा रिलेशनशिप है और ये मेरा वीक रिलेशनशिप है। जो हमारा रिलेशनशिप होता है उसको हम डायमंड शेप में डालते हैं, पर ये हमारा वीक रिलेशनशिप है तो उसमें हमने डबल डायमंड बनाया है ऐसे 2 बार। और जो हमारी वीक एंटिटी होती है उसमें भी हमने ऐसे 2 बार अपने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया और ये डबल लाइन हमने दिखाया कि यहाँ पे हमारा वीक एंटिटी रिलेशनशिप है, तो इसलिए हमने एसोसिएशन को वीक एंटिटी वो दिखाया है डबल लाइन्स के थ्रू। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे इसका एक एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एक एट्रीब्यूट हो जाएगा और इसको हम वीक प्राइमरी की कहेंगे। ठीक है, ना कि प्राइमरी की, इसको हम कहेंगे वीक प्राइमरी की। और जो प्राइमरी की के नीचे हम ऐसे डॉटेड वो बना देंगे क्योंकि ये वीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग होती, जैसे मान लो लोन आईडी स्ट्रॉन्ग है, तो इसके नीचे हम ऐसे बना देते हैं, नॉर्मल लाइन खींच देते हैं, तो ये एक हमारी वीक प्राइमरी की है, वीक प्राइमरी की। सो ये हो जाता है हमारा वीक रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का। आगे देखते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, कितनी एंटिटीज भाई रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, 1 कर रही है, 2 कर रही हैं या कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं, कितनी एंटिटीज भाई कितनी, वो क्या है अपना डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। पहला है इसमें अपना यूनरी, तो जो अपना यूनरी है इसमें बस एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट करती है, जैसे एम्प्लॉय मैनेजर्स एम्प्लॉय। तो अगर जैसे इसका वो बनाए अगर हम डायग्राम सा, तो ये हो गया मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय और ये मैनेज कर रहा है, और ये मैनेजर्स कर रहा है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय मैनेजर्स एम्प्लॉय। तो ये बन गया एक अपना, तो ये हमारे क्या हो गया, यूनरी रिलेशनशिप हो गया। अगला है अपना बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है, 2 एंटिटीज पार्टिसिपेट करती हैं और सबसे कॉमन जो है बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी आर द मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो इसमें अपना ये हो गया स्टूडेंट टेक कोर्स, कस्टमर बोरोस लोन, या फिर पेशेंट कंसल्ट्स डॉक्टर। तो ये अपना बाइनरी हो गया। अगला है अपना टर्नरी, इसमें अपनी 3 पार्टिसिपेट करती हैं एंटिटीज़, जैसे कि एम्प्लॉयज़ वर्क ऑन ब्रांच, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन जॉब। इसका भी दिखा देते हैं, जैसे कि ये रहा एम्प्लॉय वर्क्स ऑन जॉब, ये ऐसे जाएगा, देखो एम्प्लॉय वर्क्स ऑन जॉब, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच। ठीक है, और एक हो सकता है इसमें अपना एम्प्लॉय वर्क्स ऑन जॉब। तो ऐसे ऐसे इसमें अपने क्या बन सकता है, रिलेशनशिप बन सकते हैं, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन जॉब, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच, ऐसे बन सकता है। ब्रांच वर्क्स ऑन एम्प्लॉय तो नहीं, तो ये 2 बन रहे हैं, मतलब हाँ, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच और एम्प्लॉय वर्क्स ऑन जॉब, तो ये बस 2 ही बन रहे हैं इसमें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन जॉब, यही कहा था मैंने। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है अपना मैपिंग कार्डिनलिटी या कार्डिनलिटी रेशियो, किसी भी नाम से बोल लो इसको। तो नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड बाय अ रिलेशनशिप, उसको हम क्या कहते हैं, मैपिंग कार्डिनलिटी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपना आ जाता है 1 to 1। सो इसका पहले एक डायग्राम बनाते हैं, इसको हटा देते हैं सारे को, हटाओ। तो इसमें सबसे पहले मैपिंग कार्डिनलिटी में अपना 1 to 1 हो गया। तो इसका एग्जांपल दे रखा था कि सिटीजन है आधार कार्ड या पैन कार्ड। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे अपना A1, A2, A3 हैं, ये सब सिटीजन्स हो गए, और ये अपना B1, B2, B3
ये हो गया अपना आधार नंबर। तो एक पर्सन के पास एक ही आधार नंबर होगा भाई, ये तो है नहीं 2 लेके घूम रहा है वो, है ना, 2 तो लेके नहीं घूम सकता वरना गवर्नमेंट पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी। तो उसमें वो एक ही वो लेके घूम रहा है, तो उसमें अपनी 1 to 1 वो हो जाती है, सिटीजन है आधार कार्ड। तो ये अपना 1 to 1 मैपिंग कार्डिनलिटी होगी। इसके बाद अपना आ जाता है, यहाँ पे देख लो, एंटिटी इन ए एसोसिएट्स विद एटमोस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक के साथ ही कर रहा है, वेयर ए एंड बी एन एंटिटी सेट्स एंड एन एंटिटी ऑफ बी इज एसोसिएटेड विद एटमोस्ट 1 एंटिटी ऑफ ए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि भाई किसी सिटीजन के पास आधार कार्ड ना हो, कोई नहीं बनवाता, एटमोस्ट लिखा हुआ है ना, पर तुम ये डायग्राम बना के आ जाना जो बताया था। अगला आता है 1 to many, एंटिटी इन ए एसोसिएटेड विद एन एंटिटी इन बी while entity in B is associated with at most 1 entity in A। तो इसका भी बना देते हैं, जैसे कि अपना अगला ये, तो जैसे अपना 1 to 1 हो गया, अगला हो गया अपना 1 to n। तो इसमें अपना सिटीजन हैज व्हीकल या पर्सन हैज व्हीकल, तो यहाँ पे मैं P1 P2 P3 लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार C1 C2 C3 C4 C5 C6। तो एक ये बन गया, तो एक हमारा पर्सन का बन गया, और हमारा मान लो कार बन गया, पर्सन है कार। तो इसमें अगर तुम देखो तो मान लो जो फर्स्ट पर्सन है काफ़ी अमीर है, इसने करीब बंदे ने 4 गाड़ियाँ ले रखी हैं। अगला P2, इसके पास एक गाड़ी भी नहीं है। P3 के पास एक गाड़ी है, या चलो उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, ऐसे कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, 1 to n हो जाता है। अगला आ जाता है अपना n to 1। सो अगला अपना देखते हैं n to 1। n to 1 में अपना क्या होगा, जो अपना तीसरा रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट में, मतलब मैपिंग कार्डिनलिटी है तीसरी अपनी, n to 1। तो n to 1 में क्या होगा, देखते हैं। n to 1 में यानी कि many to 1 है ना, तो एंटिटी इन एसोसिएटेड विद एट मोस्ट 1 एंटिटी, जैसे कोर्स टेकन बाय प्रोफेसर। सो इसको भी देखते हैं करके। तो कोर्स टेकन बाय प्रोफेसर, सो C1 C2 C3 C4 C5, यहाँ पे हो गया अपना P1 P2 P3, ये हो गए यहाँ पे मेरे प्रोफेसर्स, और यहाँ पे हो गया अपना कोर्स। सो अगर तुम देखो, मान लो ये जो प्रोफेसर हैं काफ़ी होशियार हैं, इन्होंने करीब 3 कोर्स संभाल रखे हैं, ठीक है। फिर जो अगले वाले इन्होंने अपना एक संभाल रखा है, तो 3 कोर्स ये सर लेके बैठे हैं, यानी कि n हो गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, है ना। तो ये अपना n to 1 हो गया। और जो मैं अपना 1 to many बता रहा था कि भाई एक ही पर्सन के पास बहुत सारी कार हैं, P1 P2 P3 और C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो इसने 4 गाड़ियाँ ले रखी हैं, तो ये अपना हो जाता है 1 to n, क्योंकि इसमें 1 to n हो जाएगा, तो अपनी 1 to n मैपिंग कार्डिनलिटी हो जाती है, ठीक है। इसके अगला आ जाता है अपना n to m, या फिर अपना मैनी टू मैनी कह दो, मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी में होगा अपना कस्टमर बायस प्रोडक्ट, इसका दिखा देते हैं एक बार, कस्टमर बायस प्रोडक्ट का। तो कस्टमर बायस प्रोडक्ट, सो कस्टमर बायस प्रोडक्ट, तो अपना हो गया मैनी टू मैनी, इसको हम कह सकते हैं n to m। सो यहाँ पे अपना कस्टमर है, सो कस्टमर अपने C1 C2 C3 C4 और C5 है, और प्रोडक्ट्स मान लो अब मान लो जो पहले 2 कस्टमर्स हैं इनकी पसंद है कि भाई हमको लेज़ अच्छे लगते हैं, तो इन्होंने एक प्रोडक्ट पे टारगेट कर दिया, या मान लो सबको लेज़ अच्छे लग रहे हैं, चौथे को भी अच्छे लग रहे हैं, इन तीनों को लेज़ अच्छे लग रहे हैं P2, ठीक है। यहाँ पे लिख दो लेज़, और सबकी एक ही पसंद है कि लेज़ चाहिए हमें। C5 अलग बंदा है, ये कहेगा नहीं मुझे हल्दीराम के चिप्स खाने हैं, ये अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे अपना क्या हो गया,
यहाँ पे अपना हो गया n to 1। फिर उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे अपना 1 to 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि सब अलग अलग ले रहे हैं, यानी कि कैसे बनेगा ये, मतलब n to m हो गया, हाँ, कि एक ही जो पर्सन है वो सारे प्रोडक्ट्स ले रहा है। तो जैसे अपना जो C5 है, इसने लेस को छोड़ के सारे प्रोडक्ट्स ले लिए, तो ये हो जाएगा अपना 1 to n, है ना, कि ये जो C5 है इसने लेस को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स ले लिए, तो ये अपना 1 to m हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब हमारा n to m मैपिंग कार्डिनलिटी है। ये अपना ऐसे हो जाता है। सो इसमें अपना रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स में पहला जो अपना मैपिंग कार्डिनलिटी है, इसमें अपना इतना ही है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद अगला अपना पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स, उसको बोलते हैं। सो इसको मिनिमम कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट भी कहते हैं दूसरे नाम से। और इसके टाइप्स होते हैं, एक तो पार्शियल और एक टोटल। एक पार्शियल पार्टिसिपेशन होती है और एक टोटल पार्टिसिपेशन होती है। एक होती है पार्शियल और एक होती है टोटल। तो पार्शियल में देख लो, नॉट ऑल एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप इंस्टेंस, ईच एंटिटी मस्ट बी इन्वॉल्व इन एटलीस्ट वन रिलेशनशिप इंस्टेंस। सो अगर तुम देखो वीक एंटिटी है टोटल पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट बट स्ट्रॉन्ग मे नॉट हैव। तो जैसे वीक एंटिटी है उसमें क्या होता है, अपना टोटल पार्टिसिपेशन होता है। जैसे कि मैंने वो दिखाया था ना तुमको, लोन वाला, तो यहाँ पे डबल लाइंस बनी हुई थी, तो इसका मतलब क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन है, वीक एंटिटी है तो ये टोटल पार्टिसिपेट कर रही है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो अपने जो अपना वीक एंटिटी होता है उसमें हमेशा ऐसे डबल लाइंस आएंगी, ये चीज़ याद रखना। ऐसे डबल लाइंस आएगी जहाँ पे भी अपनी वीक एंटिटी मतलब वीक रिलेशनशिप बन रही है, तो जो वीक रिलेशनशिप है ये अपनी वीक रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे अपनी दो लाइंस मतलब अपनी टोटल पार्टिसिपेशन को सिग्निफाई कर रही है, शो कर रही है। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे मैं अगर तुमको और अच्छे से बताऊँ उसका टोटल, और मतलब कन्फ्यूजन रह गई हो अगर, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कस्टमर बोरो लोन, मैं अपना वही बना रहा हूँ, पूरा अच्छे से बना देता हूँ। कस्टमर, ये मैं सेव नहीं कर रहा, साथ साथ लिखते जाना, अगर लिखना है तो लिख लो भाई। तो यहाँ पे कस्टमर बोरो लोन, ठीक है। एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ अच्छे से, तो ये समझ में आ जाएगा तुम्हें। कस्टमर बोरो लोन, तो यहाँ पे अगर तुम देखो, मैं यहाँ पे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बना देता हूँ। जैसे कस्टमर की मैंने बना दी कस्टमर आईडी, और एज हो सकती है, और क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, और बताओ, चलो एज हो सकता है, चलो इतना ही रखते हैं। उसने क्या करा, रिलेशनशिप बनी बोरो लोन, ठीक है। फिर लोन का क्या हो जाएगा, लोन नंबर, और एक हो जाएगा अमाउंट, एक हो सकता है पीरियड ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए लोन लिया है उसने। तो अगर तुम देखो यहाँ पे ये जो है मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन बनाई है, इसका मतलब क्या हो गया, पार्शियल पार्टिसिपेशन है। और ये जो डबल लाइन बनाई है इसका मतलब है टोटल पार्टिसिपेशन। सो अगर तुम देखो तो हर एक कस्टमर लोन नहीं लेता। जैसे कि मान लो भाई हर कोई बंदा भाई आईफोन ईएमआई पे नहीं लेता, ठीक है। तो लोन लेना कोई ज़रूरी नहीं है आईफोन लेने के लिए। तो तुम ये कहो बैंक कह रहा है लोन ले लो, पर मैं तो नहीं लेता, मेरे पास पूरे पैसे 1 लाख पड़े, मैं तो दे दूंगा, आईफोन ले लूँगा, मुझे नहीं चाहिए ईएमआई पे नहीं लेना। तो हर एक जो है वो इस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। मान लो एक कस्टमर ए है, एक कस्टमर बी है। ए कह रहा है कि नहीं मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहा, मैं तो ना लेता लोन, जो करना है कर लो, मैं तो नहीं लेता लोन, मैं तो सीधा दे दूंगा 1 लाख। बी कहता है नहीं मुझे तो लोन की ज़रूरत है, तो मैं लोन लेंगा और इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करूंगा, वो इसको कहेगा। पर ए मना कर देगा
एक आएगा कि नहीं मेरे पास तो पैसे, मैं क्यों लूँ भाई लोन। तो यहाँ पे मतलब पार्शियल पार्टिसिपेशन हो रहा है, यानी कि इसमें ए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बी कर रहा है, ए ने नहीं किया। ठीक है, तो इसमें अपना ये दिखा देता है। टोटल पार्टिसिपेशन में क्या है, अब तुम देखो इसको अगर उल्टा पढ़ो, लोन बोरोड बाय कस्टमर, तो इसमें टोटल हो जाएगा, यानी कि इसमें बस बी वाले जो जनता है उनकी बात हो रही है। यानी कि अगर तुम इसको ऐसे पढ़ो, कस्टमर ने लोन लिया, पार्टिसिपेशन पार्शियल, लोन लिया कस्टमर ने, ये टोटल हो जाएगा। मतलब कस्टमर ने लोन लिया, ज़रूरी नहीं हर कस्टमर ने लोन लिया, पार्शियल लोन ले लिया है कस्टमर ने, लोन ले लिया है कस्टमर ने, टोटल पार्टिसिपेशन। तो इसलिए डबल लाइन आ गई, समझे कि मतलब ज़रूरी नहीं है हर एक कस्टमर लोन ले, तो कस्टमर ने लोन लिया, ज़रूरी नहीं हर कस्टमर ने लोन लिया, लोन ले लिया है कस्टमर ने, तो वो टोटल हो गया, ऐसे है। और तुम ये देख लो ए और बी वाला जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया है कि ज़रूरी नहीं कि भाई हर कोई बंदा लोन ले, ईएमआई पे ले आईफोन या गाड़ी वगैरह। तो ए ने तो मना कर दिया, कहता नहीं मैं तो पैसे दे दूंगा, मैं तो नहीं लेता लोन। बी कह रहा है नहीं मुझे लोन की ज़रूरत है, तो वो इस पर पार्टिसिपेट करता है, इस रिलेशन पे। ए पार्टिसिपेट नहीं करता रिलेशन पे, तो ए डू नॉट पार्टिसिपेट, डोंट पार्टिसिपेट, बी पार्टिसिपेट्स। ये माजरा है। अगला देखते हैं इसके बाद अपना ईआर नोटेशंस। ठीक है, एक बार पढ़ लेना अच्छे से ईआर नोटेशंस। तो ईआर नोटेशन बताया था कि एंटिटी जो होती है उसको हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल देते हैं। फिर जो अपनी वीक एंटिटी होती है उसको हम डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल देते हैं। एट्रीब्यूट को हम ऐसे शो करते हैं। फिर एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है। मल्टी वैल्यूड कौन सा होता है, जिसमें अपनी ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे मेरा फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, ये मेरा मल्टी वैल्यूड हो गया, मैं 2-3 फ़ोन नंबर लेके घूम सकता हूँ, तो मेरा मल्टी वैल्यूड हो गया। प्राइमरी की जैसे अपने स्टूडेंट आईडी वगैरह, कस्टमर आईडी हो गया या पेशेंट आईडी हो गया, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी की वो होती है जिससे हमारी एंटिटी की पहचान हो पाए, मतलब वो अकेला ही काफ़ी है एंटिटी को पहचानने में, मतलब डिस्क्राइब करने में वो अकेला ही काफ़ी है, तो उसको हम कह देते हैं प्राइमरी की एट्रीब्यूट। फिर होता है ना वीक की एट्रीब्यूट। हमने देखा था ना वीक की एट्रीब्यूट कहाँ गया, ये अपने वीक की एट्रीब्यूट है। ये अपना ये जो पेमेंट नंबर है ना, इसमें ये अपना एक वीक की एट्रीब्यूट है, और इसको मैंने ऐसे शो कर रखा है। अगर तुम देखो तो मैंने इसको ऐसे शो कर रखा है। अगर इसको थोड़ा जूम करें तो यहाँ पे मतलब डॉटेड लाइन्स हैं ऐसे। फिर अपना अगला होता है डिराइव्ड, जैसे कि अपना एज है डिराइव्ड है। फिर एक रिलेशनशिप होती है, रिलेशनशिप को हम डायमंड में डाल देते हैं, और टोटल पार्टिसिपेशन डबल लाइन्स हो जाती है, और ये वीक एंटिटी होगी ज़रूर, तो यहाँ पे वीक रिलेशनशिप बनेगी, ये हो जाएगा। एक इसका ज़रा थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देते हैं छोटा सा, कि इसमें मतलब अपने सारे एट्रीब्यूट्स जो होंगे अपने कवर हो जाएंगे। तो इसमें सारे एट्रीब्यूट, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट मैंने क्या ले लिया, एंटिटी ले ली मैंने, स्टूडेंट एंटिटी ले ली। अब मैं तुम्हें सारे एट्रीब्यूट्स बता दूंगा, जो सारे के सारे थे ना अपने, वो सिंगल डबल जो भी थे वो सारे बता दूंगा एक ही बार में, पूरा बन जाएगा इसका ईआर डायग्राम टाइप। तो पहला अपना सिंपल होता है, सिंपल में मतलब जिसको हम और तोड़ ना पाएँ, जैसे अपना स्टूडेंट आईडी हो गया, ये अपना एक पहला एट्रीब्यूट हो गया। अभी देखो हमारा प्राइमरी का एट्रीब्यूट है, तो नीचे एक लाइन मार दूंगा ऐसे। अगला हो गया हमारा कॉम्पोजिट होता है। कॉम्पोजिट में अपना एड्रेस आ जाता है, मतलब एक एग्जांपल है एड्रेस, तो तुम एड्रेस को आगे और ब्रेक डाउन कर सकते हो, जैसे कि हाउस नंबर आ गया, एरिया आ गया, सिटी आ गया, पिन कोड आ गया, तो ये मेरा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट आ गया। जैसे कि मैंने कह दिया कि भाई आई लिव इन साउथ दिल्ली, हाँ मेरा हाउस नंबर है 111, एरिया हौस खास, सिटी दिल्ली, पिन कोड बताने क्या है। फिर अच्छा, अगर मान लो कोई चीज़ पता नहीं होता है ना, उसको नल में डाल देते हैं वैसे,
ठीक है। फिर उसके बाद मेरा हो जाता है अगला सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड यानी कि ओनली वन वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसकी एक वैल्यू हो, ठीक है। जैसे स्टूडेंट आईडी की वन वैल्यू है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया। देखो स्टूडेंट आईडी अपनी जो है वो सिंपल भी है और सिंगल वैल्यू भी है। सिंपल कैसे, इसको हम और तोड़ नहीं सकते। मान लो मेरा रोल नंबर, मैंने तुम्हें कहा कि मान लो मेरा रोल नंबर हो गया 010112, तो मैं इसको और तोड़ नहीं सकता, ठीक है। अगर तोड़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए मेरी क्या हो गई, सिंपल हो गई। सिंगल वैल्यूड में क्या होगा, ओनली वन। ये नहीं होगा कि एक स्टूडेंट दो दो रोल नंबर लेके घूम रहा है, या दो दो पासपोर्ट लेके घूम रहा है, और दो आधार नंबर लेके घूम रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से क्या हो गया, सिंगल वैल्यूड हो गया। मल्टी वैल्यूड में क्या होता है, जिसमें मोर देन वन वैल्यू। ये हो सकता है कि वो दो सिम लेके घूम रहा हो, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसको हम जो शो करते हैं, इसको हम ऐसे डबल उसमें शो करते हैं, डबल सर्कल में। अगला डिराइव्ड। डिराइव्ड कैसे होता है, जैसे बच्चे की मान लो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी भी है, इसे क्या कर सकते हैं हम, इसकी हेल्प से ना इसकी एज निकाल सकते हैं, और इसको हम ऐसे शो करते हैं। तो यानी कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी एज निकाल सकते हैं। अगला आ जाता है अपना नल। नल तो बता दें जिसका पता नहीं होता, जैसे मान लो कि उसका नेम है। नेम तो भाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हो गया। मैं नेम भी देखो, अगर एक कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो गया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लो उसका फर्स्ट नेम है, मान लो राहुल शर्मा, मिडिल नेम नहीं है उसका, तो वो नल में चला जाएगा, वो पता ही नहीं है ही नहीं, तो नल में चला जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा ER मॉडल का थोड़ा अभी बेसिक कवर होता है। तो हमारा ER मॉडल हो गया, बट इतना बेसिक ना काफ़ी नहीं पड़ता एक्चुअली। इसके लिए अगर हम भी देखें, एक मिनट बता देता हूँ। हमें मतलब जब हमने भी फीचर्स पढ़े, भी कुछ खास पढ़ा नहीं है ER मॉडल में। ER मॉडल क्या होता है, जब हम इसको बना रहे होते हैं ना, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे एक चीज़ और है, मैं एक चीज़ स्किप हो गई, कि जो अपना ER मॉडल है, ER मॉडल जो है अपना, या फिर अपना जो ER डायग्राम है, मतलब जो उसमें होता है, ये क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है DB का। ये चीज़ याद रखना। मान लो तुम एक DB डिज़ाइनर हो और तुमको टास्क मिलता है कि डिज़ाइन RDB। ये तुम्हारा क्या है, एक टास्क है। तो जब तुमको ये टास्क मिला है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, पहले एक ER डायग्राम बनाओगे। ER डायग्राम बनाने से तुमको क्या पता चल जाएगा, ब्लूप्रिंट पता चल जाएगा DB का, और फिर उसके बाद तुम आराम से जो अपना DB है, जो तुम्हारा डेटाबेस है, उसको डिज़ाइन कर पाओगे। ऐसे रहता है अपना ER डायग्राम का। पर दिक्कत क्या आती है, एक मतलब जो मैं अभी हमने सीखा है, इसमें क्या है, ये पूरा नहीं है, क्योंकि हमारा क्या वो होता है कि DBMS में हमारा मतलब DB में कोई रिडंडेंसी ना रहे, कुछ रिपीट ना हो, मतलब बहुत ही बढ़िया बने, रिफाइंड बने। पर जो हमने भी सीखा है ना, इसे बना नहीं सकते, मतलब कोई भी अगर सिचुएशन आ जाए तो हम सबका नहीं बना सकते। उसके लिए हमको एक्सटेंडेड ER फीचर्स पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें हमारा स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन आ जाता है। एक एग्जांपल देखता हूँ। जैसे मान लो पर्सन एक मैंने बनाई एंटिटी। पर्सन के पास क्या है, नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, पर्सन की सैलरी भी है, और उसके पास एक कस्टमर आईडी भी है। तो अगर तुम देखो यहाँ पे कि कस्टमर की कब से सैलरी आने लग गई यार, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब ये ठीक से नहीं बैठ रहा DB इसमें। मतलब अगर हम जब इसको भरेंगे, मतलब हम फिल करेंगे, ये तो हम तीनों फिल कर देंगे, पर मान लो कस्टमर का अलग, मतलब कस्टमर आईडी मैंने डाल दी, मैं उसकी सैलरी क्यों डालूँ? या फिर मान लो अगर एक एम्प्लॉय है, मैंने सैलरी डाल दी, तो मैं कस्टमर आईडी क्यों डालूँ? तो यहाँ पे क्या आ जाती है, रिडंडेंसी आ जाती है। तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट अप्रोच होती है। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, एंटिटीज़ को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कस्टमर और एम्प्लॉय, इसको मैंने एम्प्लॉय लेना था, एम्प्लॉय आईडी। सो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो एक हो जाएगा अपना कस्टमर
और एक हो जाएगा एम्प्लॉय। कस्टमर की हो गई कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय की हो गई एम्प्लॉय आईडी या सैलरी कह लो। और ये हमने क्या बना दी, एक एंटिटीज बना दी डिफरेंट एट्रीब्यूट से क्या बना दी, एंटिटीज बना दी। सो इसमें क्या हो गया, हमारी जो रिडंडेंसी क्रिएट हुई थी वो हमारी खत्म हो गई है और इसको हमारा जो हमारा हुआ है और सिंप्लीफाई हो चुका है और रिडंडेंसी कम हो गई है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, हमारा जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन की वजह से होता है। इसको भी बताते हैं 1 मिनट। पर अगर ये क्वेश्चन ये आ जाए शॉर्ट में कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ईआर मॉडल में, तो लिख देना डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स आ जाती है ना, जहाँ पे मतलब बन नहीं पाता है, वहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन काम आता है। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन के 3 टाइप्स हैं, मतलब जहाँ तुमसे बन ना पाए, जहाँ वहाँ पे जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन काम आएगा, ऐसे रहता है। सो जैसे अभी हमारे कर रहे हैं, तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो जैसे हमने वो बनाया था पर्सन एंटिटी जो थी हमारे पास, उसमें अपने क्या आ गया, एक नेम आ गया, एक एड्रेस आ गया। तो उसके आगे तुम क्या कर सकते हो, इसमें तुम लिख सकते हो इज आ। ये क्या है, ये अपना हम क्या कर रहे हैं, अभी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन में हमने क्या कर दिया, इसको और अंदर तोड़ दिया। तो एक हमारे यहाँ पे कस्टमर एंटिटी बन गई और एक हमारी एम्प्लॉय एंटिटी बन गई। इसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। जो अपनी पर्सन है इसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास, और इसको बोलते हैं हम चाइल्ड क्लास। अब कस्टमर हमने जो बना दिया, कस्टमर की क्या हो सकती है, कस्टमर आईडी हो सकती है, और क्या हो सकता है, प्रोफाइल पिक्चर, और क्या हो सकता है, उसका कितनी उसकी मंथली स्पेंड है, कितना स्पेंड लिमिट उसकी कितनी है, कितना स्पेंड करता है ये हर महीने। एम्प्लॉय में क्या हो गया, उसका रोल क्या है, उसकी सैलरी क्या है, एम्प्लॉय आईडी हो गई, चलो ये सब हो गया। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह हो गया, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नोटिस पीरियड वगैरह वगैरह। इसको क्या करनी है, हमने स्पेशलाइज कर लिया। अगर तुम देखो तो हमने डेटा एब्स्ट्रैक्शन देखा, एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स में यही आ जाता है अपना। जब हमारा डेटाबेस और कॉम्प्लेक्स होता रहता है, तो जब हमने अभी बेसिक ईआर पढ़ा है ना, वो इनसफिशिएंट पड़ जाता है इस एडवांस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करने के लिए। टू एड्रेस दिस वी यूज एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स ER which enhance the traditional ER model with advanced capabilities like specialization, generalization, aggregation and inheritance। पहला आता है अपना स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल एंटिटी इनटू मल्टीपल सब एंटिटी सेट्स। जैसे कि जो हमारे पास पर्सन था उसको हमने और तोड़ दिया इज़ा करके, यहाँ पे हमने इज़ा बनाया था, और इसको और तोड़ के हमने एक हमने बना दिया था कस्टमर और एक बना दिया था एम्प्लॉय, ऐसे किया था। अप्रोच क्या रहती है इसकी, टॉप डाउन रहती है, हम ऊपर से नीचे जाते हैं, सोचते हैं, मतलब ऊपर से नीचे हमारा थिंकिंग प्रोसेस रहता है, ऊपर से नीचे सोचने का। सो अपना थिंकिंग प्रोसेस रहता है ऊपर से नीचे सोचने का। तो पर्सन एंटिटी कैन बी स्पेशलाइज्ड इनटू स्टूडेंट, कस्टमर, एम्प्लॉय। ठीक है, अब देखो तुम, मतलब वो स्टूडेंट भी है, कस्टमर भी है, एम्प्लॉय भी है। मतलब अगर मैं ये मतलब हमारा क्या बन गया, तो अच्छा वो हो गया अपना। इसमें क्या करते हैं, इसको बता दिया मैंने, डिलीट मारो कि जो हमने क्या बनाया था, एक हमने जो पर्सन वो बनाया था, पर्सन जो बनाया था हमने, क्या हो गया इसको, चल जा, हाँ चल बैक। तो जो हमने पर्सन बनाया था उसमें हमने क्या कर रखा था, वो सब तो था ही, एड्रेस वगैरह। हमने क्या कर रखा था, एक हमने एम्प्लॉय आईडी डाल रखी थी और एक हमने कस्टमर आईडी डाल रखी थी।
और एक चीज़ और करते हैं, इसमें स्टूडेंट आईडी और डाल देते हैं। अब तुम खुद सोचो, एक स्टूडेंट क्या है, कस्टमर भी है और एम्प्लॉय भी है, तीनों चीज़ें मतलब तीनों रोल निभा रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इस वजह से रिडंडेंसी क्रिएट हो जाती है। तुम इसको भरने जाओगे तो एड्रेस वगैरह नहीं है तो चलो तुम भर दोगे, सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे दिक्कत होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी कि पर्सन से स्टूडेंट पे जाने हैं, अच्छा स्टूडेंट में अच्छा ये डिटेल्स भरनी है, कस्टमर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। इससे अच्छा मतलब इसको सिंप्लीफाई, मतलब इसको और अच्छे से दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए स्पेशलाइजेशन वगैरह का यूज़ कर लो ना। ऐसे करके यहाँ पे इज़ा करके दिखा दो कि इज़ा स्टूडेंट, इज़ा एम्प्लॉय या फिर इज़ा कस्टमर, ऐसे दिखा दो और अच्छा लगेगा। और इससे रिडंडेंसी भी अपनी कम होती है, सिंप्लीफाई हो जाता है। जो अपना एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बन रहा था वो एक सिंप्लीफाइड डिज़ाइन बन जाता है। तो अपना इसका यही रोल होता है। रिप्रेजेंटेशन क्या रहती है, ट्राइंगल सिंबल इज यूज्ड टू कनेक्ट द सुपर क्लास टू इट्स सब क्लास। वही जो मैंने बनाया था, ये इज़ा कर देते हैं उसके अंदर, इज़ा रिलेशनशिप कहते हैं इसको। सो ई सब क्लास इज़ अ टाइप ऑफ सुपर क्लास, स्टूडेंट इज़ अ पर्सन। सो ये होता है अपना। सो इसमें देखते हो स्पेशलाइजेशन क्या होता है, सर्टेन एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स अप्लाई ओनली टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ द सुपर क्लास। It allows DB designers to distinguish entities। से छोड़ो, इसमें आ जाते हैं। तो हमने कर रहे थे हम, तो इसमें हमने क्या करी, स्पेशलाइजेशन करी, हमने इसको और तोड़ा, स्पेशलाइज किया। जैसे कि हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं ना कि आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है, जैसे हम कर दें कि चलो बाद में बताता हूँ, अभी रुक जाओ। तो ये मेरी पेरेंट क्लास होती है, ये मेरी चाइल्ड क्लास होती है। और इसमें क्या होती है, इनहेरिटेंस भी होती है। इनहेरिटेंस क्या होती है, जैसे पर्सन के पास क्या है, नेम है और एड्रेस है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस ये होगी कि कस्टमर के पास ऑटोमेटिकली एड्रेस और नेम चला जाएगा, मतलब वो चीज़ हो जाएगी, भर दी जाएगी ऑलरेडी। और एम्प्लॉय के पास भी ऑलरेडी एड्रेस और नेम नाम का एट्रीब्यूट होगा, वो पहले से हो चुका है, तो दोनों में चला गया ये। मतलब ये दोनों एट्रीब्यूट जो डिस्क्राइब करने के लिए काम आ रहे थे, दोनों इन दोनों में चले गए, दोनों एंटिटीज़ को के पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, जो हमारी एम्प्लॉय है इसको हम और तोड़ सकते हैं, इसको और स्पेशलाइज कर सकते हैं। कैसे कि भाई वो इज़ा HR, इज़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इज़ ए डेटा साइंटिस्ट। तो यहाँ पे इनकी सैलरीज लिख दो, इनके टास्क लिख दो, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, वो होता है क्या होता है, अपना स्पेशलाइजेशन होता है। तो पेरेंट क्लास हो गए, चाइल्ड क्लास हो गए, दोनों अपने चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे। ये अपनी चाइल्ड क्लास हो गई, सब क्लास बोल दो, इसको सब क्लास भी कह सकते हो। और ये अपनी सुपर क्लास हो गई। इसके बाद अपना आ जाता है, अभी मतलब स्पेशलाइजेशन और अच्छे से भी थोड़े एग्जाम्पल्स बताते हैं इसमें। इसमें जैसे तुम कह रहे हो कि एक मैंने बना दी डॉक्टर के नाम से एंटिटी, इसको तुम क्या कर सकते हो, स्पेशलाइज कर सकते हो। कैसे, इसमें डाल दो इज आ, डाल दो यहाँ पे क्या हो गया, इज अ सर्जन, डॉक्टर इज अ सर्जन, एक एंटिटी बन गई। इसमें कह दो कि ये क्या है, गायनेकोलॉजिस्ट है, इज अ फिजिशियन। और कौन कौन होते हैं, इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसे। सो ये हो जाता है अपना। तो इसमें जैसे ना डॉक्टर को हमने क्या कर दिया, जो हमारी डॉक्टर एंटिटी थी उसको हमने काफ़ी स्पेशलाइज कर दिया है। अब इसमें जो हमारी एंटिटीज़ होंगी, मतलब जो हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे और स्पेशलाइज होंगे। जैसे सर्जन का क्या हो सकता है, सर्जन का हम देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, MD है, कितना साल का एक्सपीरियंस है इसको, ये एक्सपीरियंस तो चलो उसमें आ जाएगा। इसमें कह सकता है नंबर ऑफ सर्जरीज उसने कितनी कर रखी हैं, ये कौन से ऑपरेशन थिएटर में बैठते हैं। फिर गायनेकोलॉजिस्ट, इनका ब्लॉक बताओ, कौन से ब्लॉक में बैठती हैं ये, और कौन से लेबर रूम में बैठते हैं। फिजिशियन, कंसल्टेंसी का काम है इनका। कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसे तुम कर सकते हो, स्पेशलाइज कर सकते हो तुम इसमें टास्क को।
या फिर इसमें तुम इंजीनियर के नाम से कर देते हैं, चलो इंजीनियर। इंजीनियर को हम क्या करेंगे, स्पेशलाइज करेंगे। इंजीनियर को स्पेशलाइज करना है, तो इंजीनियर को स्पेशलाइज करते हैं। तो इसमें जैसे अपना पहला आ गया, अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं, इंजीनियर को स्पेशलाइज करते हैं। तो यहाँ पे अपना इज़ा करके हमने क्या कर दिया, रिलेशनशिप बना दी, और यहाँ पे हमने डाल दिया कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये सिविल इंजीनियर है, या ये पेट्रोलियम इंजीनियर है। इसमें तुम और बना सकते हो कि इसने कितने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, इसने क्या किया है। सिविल इंजीनियर कितनी बिल्डिंग बनाई है इसने, नंबर ऑफ बिल्डिंग। इसमें तुम कह दो इसका अलग से एट्रीब्यूट बन जाएगा, इसने कितना तेल निकाला है, ऑयल एक्सट्रैक्टेड। तो ये अपना ऐसे बन जाता है। तो मतलब स्पेशलाइजेशन में अपना यही होता है। इसमें हमारी टॉप डाउन अप्रोच होती है, हम ऊपर से नीचे जाते हैं। ये हमारे थिंकिंग प्रोसेस होता है कि हम ऊपर से नीचे जाते हैं। अगला अपना जो जनरलाइजेशन होता है उसमें नीचे से ऊपर जाते हैं, उसमें नीचे से ऊपर जाते हैं। पर अगर तुम देखो, तुम दोनों में से किसी को भी फॉलो करो, जो तो यार डायग्राम होगा वो सेम बनेगा। ये नहीं कि स्पेशलाइजेशन जो कर रहा है उसका अलग डायग्राम बनेगा, जो जनरलाइजेशन कर रहा है उसका अलग यार डायग्राम बनेगा। यार डायग्राम दोनों का सेम बनेगा, बस जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज होता है। इसमें तुम ऊपर से नीचे सोच रहे हो, जनरलाइजेशन है नीचे से ऊपर जाते हैं। ये इसके एडवांटेजेस हैं, या क्यों उसको हम यूज़ करते हैं। इम्प्रूव्स क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कीमा, हेल्प्स इन रिफाइनिंग द डेटा मॉडल इफेक्टिवली। अगला आ जाता है अपना जनरलाइजेशन। तो ये भी हमारा प्रोसेस है ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर एंटिटी सेट्स दैट शेयर कॉमन फीचर्स। इसमें क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ये होती है इसमें कंबाइनिंग। उसमें अगर देखो, कहाँ गया, इसमें डिवाइडिंग करते हैं। तो इसमें डिवाइडिंग करते हैं, और इसमें हम ऊपर से नीचे सोचते हैं, उसमें हम नीचे से ऊपर सोचते हैं, और इसमें हम कंबाइनिंग करते हैं। सो यहाँ पे हमारी कंबाइनिंग होती है टू और मोर एंटिटी सेट्स दैट शेयर कॉमन फीचर्स इनटू हायर लेवल एंटिटी। तो इट्स अ बॉटम अप अप्रोच, यानी कि नीचे से ऊपर, वेयर सिमिलर क्लासेस आर मर्ज्ड, सब क्लासेस आर मर्ज्ड। जैसे कि हमारा कार प्लस ट्रक एंटिटीज है, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं इनटू व्हीकल सुपर क्लास। इस रिलेशनशिप यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, जैसे वहाँ पे शुरू यूज़ हुई थी। तो जैसे कि हमारा कार बस ट्रक है, तो अगर हम इसको फिर से हटा दें, तो हमारे पास यहाँ पे देखो तीन एंटिटीज़ हैं, कार, बस और ट्रक। इनके क्या हैं, इसका इंजन है, बॉडी कलर है, इसमें भी इंजन है, इसका बॉडी कलर हो गया। ट्रक, इंजन, बॉडी कलर। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो कि भाई मैं तीन एंटिटीज़ हैं, और इन तीनों में जो मैं एट्रीब्यूट्स हैं मैं इनको बार बार लिख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको बार बार लिख रहा हूँ। तो इस वजह से क्या आ रही है, रिडंडेंसी आ रही है। तो मैं अगर इनको बार बार लिख रहा हूँ, इंजन, मतलब देखो ना तीनों में ये चीज़ें कॉमन है। इंजन देखो ये देखा जाएगा तीनों में, बॉडी कलर देख लो उसका कैसा है, तो तीनों में अगर तुम देखो ये चीज़ें कॉमन है। सो मतलब इससे रिडंडेंसी आ रही है, बार बार रिपीट हो रही है चीज़। तो उसको ना करने के लिए क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका क्या कर देंगे, इज अ रिलेशनशिप लगा के एक बना देंगे व्हीकल एंटिटी, और इस व्हीकल एंटिटी के अंदर हम डाल देंगे इंजन और बॉडी कलर। तो यानी कि अब हमने इसको बस एक बार लिखा, तो जो हमारा डीबीए काफ़ी सिंपल और रिफाइंड हो गया, इस वजह से सिंपल और रिफाइंड हो गया। तो ये इसका काम है। तो जनरलाइजेशन से तुम समझ पाओगे ना कि रिडंडेंसी कितनी कम हो गई। अब ये चीज़ हमको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, तुम इसमें जो अपनी स्पेशल एट्रीब्यूट्स हैं जो कार के लिए होते हैं, जैसे कि कार में अपना क्या हो गया, इंजन और बॉडी कलर तो आ गया। मान लो उसका कैसा टाइप है, हैचबैक है, सेडान है, तो तुम कार को और तोड़ सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
स्पेशलाइजेशन कर सकता हूँ। इज़ा करके यहाँ पे कर दो इज़ा SUV, हैचबैक या सेडान। मैंने क्या कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया। बस में तुम देखो, इसमें तुम देख सकते हो कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, इसकी सीट का तुम ये पूछ सकते हो, या फिर ये ऑटोमेटिक है कि नहीं है, मतलब जो इससे रिलेटेड होते हैं। चलो सीटिंग कैपेसिटी से है कि कितनी सीटर बस है, 40 सीटर 50 सीटर। फिर अपने ट्रक की हम देखेंगे टोइंग कैपेसिटी कितनी है, या फिर इसकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी है। ट्रक लेते हैं तो ये चीज़ का मेन वो रहता है कि इसकी टोइंग कैपेसिटी, लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, कितना टन उठा लेगा ये। तो इसमें ये होता है। कार में थोड़ी ना देखेंगे टोइंग कैपेसिटी, लोडिंग कैपेसिटी, इतना नहीं देखते उसमें तो बस ये देखते हैं सीटिंग कैपेसिटी। इंजन और बॉडी व्हीलर तो सब में देखेंगे। और क्या देख सकते हैं कि उसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं, AC है, कैसा AC है, कैसे ब्रेक्स हैं, ये सब देख सकते हैं जो अपना कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर थोड़ा लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रहता है। बस में मेन ये रहता है कि सीटिंग कैपेसिटी कितनी है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया मेनली, और रिडंडेंसी से रिमूव हो गई क्योंकि हमको ये बार बार नहीं लिखना पड़ रहा। ये जो इंजन और बॉडी कलर है वो एक बार लिखा गया, तो उस वजह से जो रिडंडेंसी है वो अपनी काफ़ी कम हो गई है। सो वापस चलते हैं यहाँ पे और इससे पूछते हैं कि मतलब बाय जनरलाइजेशन रिड्यूसेस रिडंडेंसी बाय मर्जिंग कॉमन एट्रीब्यूट्स। कॉमन एट्रीब्यूट्स उसमें क्या थे, एक इंजन था और एक बॉडी कलर था। उसको हमने क्या कर दिया, उसको मर्ज कर दिया और एक फाइकल नाम के उसमें क्लास में डाल दिया। सिंप्लीफाई हो गया, उससे हमारा जो स्ट्रक्चर या स्कीमा था या डिज़ाइन था, इनहांसेस स्कीमा यूजेबिलिटी एंड मेंटेनेंस। अगला देखते हैं एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। अब अगर तुम देखो, इनहेरिटेंस मैंने बताई थी कि जो उसके मतलब जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं। जैसे कि कहा गया, इस पे देखते हैं। जैसे कि अगर तुम थोड़ा टॉप डाउन अप्रोच देखो तो जो व्हीकल के अंदर इंजन और बॉडी कलर है, ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं ये इन सब में इनहेरिट हो गए हैं। कार के पास भी है ये एट्रीब्यूट, बस के पास भी है, ट्रक के पास भी ये एट्रीब्यूट है। ये जो पेरेंट क्लास के पास जो एट्रीब्यूट्स हैं ये चाइल्ड क्लास या सब क्लास के पास आ चुके हैं। ठीक है, सो लोअर लेवल एंटिटीज है सब क्लासेस या फिर अपनी जो चाइल्ड क्लास होगी वो क्या करती है, इनहेरिट करती है एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ द हायर लेवल एंटिटीज सुपर क्लास। पेरेंट क्लास की वो एंटिटीज को इनहेरिट कर लेते हैं, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स को इनहेरिट करते हैं, सॉरी उनको क्या कर लेते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं। तो जो अपने ये होते हैं, ये अपनी ऑटोमेटिकली जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आ जाते हैं, इंजन और बॉडी कलर। तो ये इसका एक ये फीचर है इनहेरिटेंस का। तो जैसे कस्टमर एंड एम्प्लॉय इनहेरिट नेम एंड एड्रेस फ्रॉम द पर्सन सुपर क्लास। तो जैसे कि अपना एक अगर हम देखें कस्टमर एम्प्लॉय मैंने यहाँ बनाया था, यहाँ पे मेरा ये कस्टमर और ये एम्प्लॉय, और ये कह रहा है कस्टमर और एम्प्लॉय जो है इनहेरिट करता है नेम और एड्रेस। क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है नेम और एड्रेस। ये नेम और एड्रेस को इनहेरिट कर रहा है, किससे इनहेरिट कर रहा है, ये पर्सन से इनहेरिट कर रहा है। ये यहाँ पे हमें वो बनानी पड़ेगी इज रिलेशनशिप और इसको स्पेशलाइज करना पड़ेगा, इसके थ्रू पास करना पड़ेगा ये सारा। मतलब समझ गए होगे तुम, मतलब इसको ऐसे ही करते हैं। जो भी मतलब जो पर्सन है उसमें तुमने कहा इज़ा कस्टमर या फिर एम्प्लॉय। सो ये जो आ गया अपना, तो जो इसका मतलब जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे इसमें अपना आ गया नेम और यहाँ पे आ गया एड्रेस। तो ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं इनहेरिट कर लेते हैं कौन, ये अपना कस्टमर है और जो अपना एम्प्लॉय है, ये दोनों इनहेरिट कर लेते हैं जो पर्सन यानी कि जो पेरेंट क्लास है सुपर क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं वो इन दोनों ने इनहेरिट कर लिए हैं। ठीक है, ये दोनों इनहेरिट हो चुके हैं। अब तुम इसके आगे फर्दर और बना सकते हो कि कस्टमर आईडी नाम का तुमने एक वो बना दिया,
एट्रीब्यूट इसके स्पेसिफिक। और तुमने बना दिया कि कस्टमर की स्पेंडिंग लिमिट कितनी है, स्पेंडिंग पावर। और एम्प्लॉय में तुमने बना दिया कि उसकी सैलरी कितनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये हो गया। या फिर नोटिस पीरियड का टाइम हो गया, तो नोटिस पीरियड हो गया। तो इसके बाद आगे देखते हैं पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस। पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस, if a superclass participates in a relationship its subclasses inherit the participation as well। तो मतलब अगर वो किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, देखो वही चीज़ है, अगर वो रिलेशनशिप में आ रही है यानी कि रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही है वो, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो सब क्लासेस होंगी वो भी ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट कर लेंगी एज वेल। अगर मतलब पेरेंट क्लास ने पार्टिसिपेट किया है तो चाइल्ड क्लास भी पार्टिसिपेट कर लेंगी। अगर पेरेंट लड़ाई में आ गया, पेरेंट ने पार्टिसिपेट करा लड़ाई में, तो जो स्टूडेंट होगा मतलब जो उसका चाइल्ड होगा वो भी लड़ाई में पार्टिसिपेट करेगा कि मैं भी लड़ूंगा। तो उसने WWE में पार्टिसिपेट किया, मतलब उसने लड़ाई करी, उसने तो फिर पेरेंट ने लड़ाई करी तो चाइल्ड ने भी लड़ाई करी, तो दोनों लड़ाई करी। तो अगर पेरेंट लड़ाई करेगा तो चाइल्ड भी लड़ाई करेगा, ऐसे हो गया। तुम ऐसे तो कह सकते हो, समझ सकते हो। अगला आ जाता है अपना एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन क्या है, एक एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट है। हमने जो देखा था ना अभी डेटा एब्स्ट्रैक्शन इन यार मॉडल, ये सब एब्स्ट्रैक्शन ही तो है ये। इसमें देखो एग्रीगेशन है, सो ये क्या है अपना एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट व्हेन यूज्ड व्हेन अ रिलेशनशिप एक्ट्स एज एन एंटिटी इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे कि रिलेशनशिप को हम एंटिटी बना देते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी नीड टू मॉडल अ रिलेशनशिप बिटवीन अ रिलेशनशिप एंड एन एंटिटी। यूज केस, फिर उसके बाद बेनिफिट्स हैं। सो अभी देखते हैं इसका भी। तो ये सब समझ गए हो गए, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन बहुत देख लिया। तो मैं एग्रीगेशन बता रहा हूँ। तो ये क्या करता है कि एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट है, इससे एब्स्ट्रैक्शन काफ़ी अच्छी हो जाती है। जैसे कि मैंने बना दिया एक एम्प्लॉय, बस एंटिटी बना रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स नहीं लिख रहा। वर्क्स ऑन ब्रांच, फिर उसके बाद एम्प्लॉय वर्क्स ऑन जॉब। ये अपनी टर्नरी वाला आ गया ना, वो हमने देखा था बाइनरी टर्नरी, कितना यूनिटी था, बाइनरी था, टर्नरी था, है ना, उसका रिलेशनशिप था ना, तो देखा था हमने डिग्री ऑफ रिलेशनशिप यूनिटी। तो हमारे टर्नरी रिलेशनशिप बन गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया आगे, एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे एक अपने मैनेजर साहब बैठे हैं, और मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है एम्प्लॉय को, ब्रांच को और एक जॉब को। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करा, टर्नरी रिलेशनशिप बनाई। उस टर्नरी रिलेशनशिप में हमने क्या किया, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन जॉब। ठीक है, एम्प्लॉय काम करता है जॉब में, या फिर एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ब्रांच, ये दो चीज़ें आ गई इसमें। उसके बाद हमने एक मैनेजर बनाया, मैनेजर एंटिटी, जिसका क्या उसका क्या रिलेशनशिप है, मैनेज करता है। मैनेजर मैनेज करता है एम्प्लॉय को, या फिर मैनेजर मैनेज करता है ब्रांच को, या मैनेजर मैनेज करता है जॉब को। तो ये अपनी इसमें अपनी तीन चीज़ें आ गई। पर अगर तुम देखो ये काफ़ी ज़्यादा ना कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइन्स बन गई हैं, ऐसे दिक्कत हो रही है समझने में, मतलब काफ़ी बेकार सा हो गया है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसमें ही बना देते हैं इरेज करके। सो यहाँ पे मतलब एब्स्ट्रैक्शन, ये हमारा एक एक्सट्रैक्शन कॉन्सेप्ट है जो एग्रीगेशन है। और इसमें क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन इज अप्लाइड टू ट्रीट रिलेशनशिप्स एज हायर लेवल एंटिटीज।
वी कैन कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। तो ये जो भी हमारी बनेगी ना एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी बनेगी, वो मैं बताऊँगा कैसे दिखती है एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। तो रुको एक मिनट, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। और फिर उसके बाद हमारे क्या होता है, इससे रिडंडेंसी काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशनशिप को एग्रीगेट कर देते हैं। सो अब देखते हैं जैसे अब क्या करेंगे। अब इसमें ये जो हमारा है इसको हम क्या करेंगे, एंटिटी बना देंगे, एक इंडिपेंडेंट ऐसे एंटिटी बन जाएगी और इसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। फिर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और एक ये हो जाएगा। तो अगर तुम देखो तो मैनेजर मैनेज क्या कर रहा है, एम्प्लॉय जॉब और ब्रांच को, यानी कि इसमें काफ़ी जो हमारा डिज़ाइन है काफ़ी सही हो गया है। और इसी को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। और इसमें रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप है। कैसे, ये एक रिलेशनशिप है और एक ये रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे मेरा रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप्स हो गया। और इसको हम शो कैसे कर पा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन की वजह से एग्रीगेशन की वजह से। वी कैन शो relationships among relationships, ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, सो वापस अपने नोट्स पे आते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एग्रीगेशन पढ़ लो। अवॉइड रिडंडेंसी, मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, इनेबल्स एब्स्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलराइजेशन। और अपना बस इतना ही है एब्स्ट्रैक्शन में। और it is used when we need to model a relationship between a relationship and an entity। और ये एक मैंने एग्जांपल वो बता ही दिया था वो वाला। और कंक्लूजन ये देखते हैं। कंक्लूजन में क्या है, एक्सटेंडेड ईयर फीचर्स होते हैं हमारे, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन या फिर इनहेरिटेंस जो हो रही थी एट्रीब्यूट्स की, रिलेशनशिप्स की, या फिर वो पार्टिसिपेशन जो हो रहा था एग्रीगेशन, वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एडिशनल मॉडलिंग पावर टू द बेसिक ER मॉडल। जो हमने बेसिक ER पढ़ा था उससे की वजह से वो एडवांस हो जाता है और जो हमारा स्कीमा होता है काफ़ी मतलब सिंप्लीफाइड हो जाता है, अच्छा हो जाता है। दे हेल्प डेटाबेस डिज़ाइनर्स क्रिएट मोर फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेबल स्कीमास। These concepts support hierarchical modeling, avoid redundancy and increase clarity, making them essential for modern large-scale database systems। जो सारे जो बड़े बड़ी कंपनीज है ना, उनका भी मतलब एग्रीगेशन मतलब इन सब का यूज़ करके बनता है। मतलब जैसे अगर तुम फेसबुक, अमेज़ॉन का वो बनाने चलो DB, तो उसको भी जब डिज़ाइन किया होगा ना उन्होंने, DB डिज़ाइनर्स ने, तो उसमें उन्होंने स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और ये एग्रीगेशन वगैरह का बहुत यूज़ किया होगा, बहुत ज़्यादा। तो ही जाके उनका एक बहुत ही अच्छा DB बना है। अमेज़ॉन का DB कह लो, फेसबुक का कह लो, इंस्टाग्राम का कह लो। ठीक है, ऐसे है। अगला अपना मैं इससे आपको क्या कराऊंगा, अब मैं आपको बनवाऊंगा एक ER डायग्राम। मतलब एक सिचुएशन होगा कि जैसे यहाँ इसको हटा देते हैं, हम एक कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ER डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, पूरा बेसिक से पूरा उसको शुरू से पूरा आगे तक बनाएंगे। पूछ सकते हैं पेपर में, मतलब चांसेस हैं थोड़े बहुत, जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। और इससे मतलब जो ER मॉडल के कॉन्सेप्ट हैं काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अगर हम ये समझ जाएंगे तो इससे ER मॉडल के कॉन्सेप्ट काफ़ी सही हो जाएंगे हमारे। सो अभी हम बनाते हैं। तो ER डायग्राम मैंने बताया था कि ये क्या होता है, अपना ब्लूप्रिंट होता है DB का। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब स्टेप्स टू मेक ER डायग्राम। तो अगर ER डायग्राम बनाना है तो आपको सबसे पहले एंटिटी सेट्स को आइडेंटिफाई करना है। कि जैसे अगर हम बैंक का बना रहे हैं, हॉस्पिटल का बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल का बना रहे हैं चलो, तो उसमें एक पेशेंट एक एंटिटी हो गई, एक डॉक्टर एंटिटी हो गई। ठीक है, और मतलब ये अपनी मेन एंटिटी हो सकती है। या फिर अगर जैसे हम बैंक का बना रहे हैं तो बैंक में क्या हो जाएगा, कस्टमर हो गया, वहाँ का एक एम्प्लॉय हो गया, बैंक का लोन हो गया, ये सब क्या हो जाएंगी, अपनी एंटिटीज़ हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है इन्हीं के एट्रीब्यूट्स और उसके टाइप्स कि वो कौन से सिंगल है, सिंपल है, जो मैंने बताया था ना तुम्हें, वो तुमको आइडेंटिफाई करने हैं। कस्टमर का, एम्प्लॉय का, लोन का, इन सब के वो करने हैं। फिर उसके बाद आपको रिलेशनशिप करनी है कि जैसे पेशेंट क्या करता है, पेशेंट कंसल्ट्स डॉक्टर, या फिर कस्टमर टेक्स लोन, ठीक है, फ्रॉम बैंक। तो तुम्हें क्या करना है, रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है और कंस्ट्रेंट्स भी देखने हैं
कंस्ट्रेंट्स कौन से दो टाइप से बताए थे, एक तो मैपिंग कार्डिनैलिटी थी और एक पार्टिसिपेशन था। पार्टिसिपेशन में एक तो पार्शियल पार्टिसिपेशन था और एक टोटल पार्टिसिपेशन था। ये था अपना मेन। तो अब इसका ज़रा देखते हैं मेन क्या है। तो जैसे मैं यहाँ पे बैंक का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अपना बैंक का बनेगा, बैंकिंग सिस्टम का। तो सबसे पहले हमने बैंकिंग सिस्टम में तुम ये देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, इसको बनाने से पहले तुम्हें अपनी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना होता है। जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है ना, जो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, जो उसमें सब्जेक्ट है उसमें एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक है। तो तुमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को वो करना होता है, गैदर करना होता है। वो जब तुम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करोगे, उसके बाद तुम ये सब काम करोगे, जो मैंने तुम्हें स्टेप्स बताए थे उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो हमने रिक्वायरमेंट देखा कि हमको एक बैंकिंग सिस्टम चाहिए, उसमें ब्रांचेज होनी चाहिए, बैंक के कस्टमर्स होने चाहिए, ठीक है, कस्टमर के अकाउंट्स होने चाहिए, फिर उसके बाद बैंक में एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए। और बैंक का जो हम बना रहे हैं बैंक, इसमें जो अकाउंट होने चाहिए वो दो तरह के होने चाहिए, एक सेविंग्स होना चाहिए और एक करंट होना चाहिए। तो ये सब अपनी क्या हो गई, रिक्वायरमेंट्स हो गई, जो कि एक मान लो कि बैंक का जो फाउंडर है वो बता रहा है कि भाई मेरे को बैंक में दो तरह के अकाउंट्स चाहिए अपने, उसमें मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसमें मुझे कस्टमर्स चाहिए, उसमें मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना मेन काम है वो अब हम करेंगे एंटिटी सेट्स। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एंटिटी सेट्स को वो करना है, आइडेंटिफाई एंटिटी सेट्स। तो अब हम एंटिटी सेट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो एंटिटी सेट्स देखते हैं। तो एंटिटी सेट्स अगर तुम देखो तो सबसे पहले है इसमें ब्रांच, फिर है कस्टमर, एम्प्लॉय, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन और पेमेंट, क्योंकि लोन की पेमेंट करेंगे ना अपनी EMI की पेमेंट। और ये वीक एंटिटी है, ये इस पर डिपेंड करती है, अगर लोन नहीं होगी तो पेमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये वीक एंटिटी है और ये डिपेंड कर रही है लोन पे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। एट्रीब्यूट्स देखते हैं, जो अपना दूसरा स्टेप था, और उसके टाइप्स। तो जैसे अगर हम देखें तो एट्रीब्यूट्स में अपना ब्रांच था ना अपनी एक एंटिटी, उसमें तुम्हारा नेम, सिटी, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ हो गया। कस्टमर में कस्टमर ID हो गया, नेम, एड्रेस, ये सब हो जाएगा। एम्प्लॉय का देख लो तुम, और एम्प्लॉय में जैसे हमने बता रखा है कि ईयर्स ऑफ सर्विस, वो हमारा डिराइव्ड हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखा होना चाहिए था। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हम ईयर्स ऑफ सर्विस निकाल सकते हैं उसकी, एम्प्लॉय की। ऐसे ही स्टार्ट डेट हो गया, हाँ ये मतलब स्टार्ट डेट ना, इससे हम क्या निकाल देंगे, इसकी ईयर ऑफ सर्विस निकाल देंगे। इतना सिंपल है। अगला है अपना सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में हमें क्या करना है, अकाउंट नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, अंडरलाइन जो है, ये सारी प्राइमरी कीज़ हैं इनकी जो एंटिटीज़ हैं इनकी प्राइमरी की है। सो ये हमारी प्राइमरी की हो जाएगी इन सब की। तो अकाउंट नंबर, बैलेंस, इंटरेस्ट रेट, ये सेविंग्स अकाउंट का हो गया। ऐसे करंट अकाउंट का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना, इसके हम क्या कर देंगे, जनरलाइज्ड एंटिटी बना देंगे। क्यों, क्योंकि जो इसमें एट्रीब्यूट्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं दोनों में क्या है भाई, कॉमन एट्रीब्यूट्स है। तो अगर कॉमन एट्रीब्यूट्स आ गए तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बॉटम टॉप अप्रोच, मतलब हम नीचे से ऊपर सोच रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जनरलाइजेशन हो रही है। सो यहाँ पे हमारी जनरलाइजेशन हो गई, और उसको हमने कह दिया अकाउंट, उसमें अकाउंट नंबर और बैलेंस जो है वो अपना क्या हो रहा है, रिपीट। तो तुम देख लो, हाँ सॉरी, यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट्स अपने अकाउंट बैलेंस, अकाउंट नंबर बैलेंस है, और जनरलाइज्ड एंटिटी हमारी ये बन गई। और फिर इन दोनों के अलग अलग बन जाएंगे। वो मैं अभी तुम्हें यहाँ डायग्राम दिखाऊंगा इसका जो फाइनल बना है। फिर अपना लोन का हो गया, और अपना वीक एंटिटी पेमेंट का हो गया। तीसरा मैंने बताया था कि तुम्हें क्या करना है, तीसरा आइडेंटिफाई रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट्स। तो अब हम क्या करें, रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट्स को देख रहे हैं। रिलेशनशिप क्या बनी, कस्टमर, बोरो, लोन। तो इसमें अपना जो रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट, जो हमारी मैपिंग कार्डिनैलिटी है, वो बनी M/N, और इसमें टोटल पार्टिसिपेशन हो रही है, क्योंकि भाई अगर बोरो कर लिया तो फिर टोटल पार्टिसिपेशन हो गई। फिर उसके बाद हो गया अपना लोन ओरिजिनेटेड बाय बैंक। इसमें क्या हो जाएगा कि N लोन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं एक बैंक से, तो इसमें अपना मैनी टू वन हो जाएगा। अगला हो गया लोन की आपको पेमेंट करनी है। तो एक लोन है, उसकी तुमने 10 EMI बनवाई है, 12 EMI बनवाई है, कितनी बनाई है, 1 साल की, 10 साल की, ठीक है, तो उसकी पेमेंट हो रही है। फिर उसके बाद अपना कस्टमर डिपॉजिट अकाउंट, कस्टमर डिपॉजिट अकाउंट हो गया अपना। कस्टमर क्या कर रहा है, पैसा डाल रहा है अकाउंट में, तो वो अपना M/N हो गया। ये इसकी मैपिंग कार्डिनैलिटी हो गई। अब तुम अगर देखो तो हमारे सारे रिलेशन हो गए। अब तुम इसको थोड़ा देखो, टेढ़ा है ये। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, कस्टमर है, हमारी कस्टमर एंटिटी है, और कस्टमर एंटिटी के हमने सारे एट्रीब्यूट्स लिख दिए यहाँ पे ढंग से। देखो हमने यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट लिख दिया, यहाँ पे हमारा डिराइव्ड है, एज जो है हमारी डिराइव्ड है, इसको हमने ऐसे इसको शो किया है, ये सब हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद अगर तुम और देखो, कस्टमर का हमने एड्रेस लिख दिया, उसमें उसका और एक ऑपोजिट है, हमने इसको तोड़ दिया,
फिर इसके बाद यहाँ पे तुम देखो इसकी क्या बनी है, रिलेशनशिप बनी है। रिलेशनशिप क्या बनी है, कस्टमर करता है बोरो लोन को, तो लोन हमने यहाँ पे लिख दिया, लोन एक एंटिटी है। इसका लोन का एक और रिलेशन बन रहा है, लोन ओरिजिनेटेड बाय ब्रांच, कौन सी ब्रांच से हुआ, तो मैंने ब्रांच के बारे में बता दिया कि भाई ये किस सिटी में है, क्या नाम है, एसेट लाइबिलिटीज़ क्या है इस ब्रांच की। और लोन की अगर तुम और एंटिटीज़ देख सकते हो। फिर लोन की मैं क्या करूँगा, पेमेंट भी करूँगा। तो लोन की पेमेंट हो रही है, तो यहाँ पे मैंने एक पेमेंट नाम का एक वीक एंटिटी बना दिया, टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है यहाँ। ऐसे ऐसे है सारा कुछ, तो इसको तुम थोड़ा ध्यान से देखो पॉज करके और समझ आ जाएगा तुमको। फिर कस्टमर, बैंकर, एम्प्लॉय, ठीक है, कस्टमर बात करता है बैंकर से, मतलब एम्प्लॉय से, ठीक है। कुछ दिक्कत होती है ना कि भाई मेरा अकाउंट क्यों नहीं खुल रहा है वगैरह वगैरह, पर ये तो पता नहीं, उनका सिस्टम नहीं चल रहा होता कभी, इसलिए कभी कुछ काम ही नहीं करते। फिर उसके बाद कस्टमर डिपॉजिट अकाउंट, कस्टमर क्या करता है, पैसा डिपॉजिट करता है अकाउंट में अपने। अब जो अकाउंट है वो हमारा करंट भी हो सकता है और सेविंग्स भी हो सकता है। यहाँ पे हमने क्या कर दी थी, जनरलाइजेशन कर दी थी, और यहाँ पे इनके वो हो गए, तुम देख सकते हो। तो इसमें अपना मेन अपना ये है। तो इसके साथ हमारी जो यूनिट 1 है वो अपनी कंप्लीट हो जाती है। सो तुम अगर देखो तो हमारी जो यूनिट 1 है वो हमारे इसके साथ कंप्लीट हो जाती है। एक बार इसको ध्यान से सब देख लेना, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो हमने इसमें देख लिया डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, हमने डेटा इन्फॉर्मेशन सब पढ़ा था। फिर हमने वेरियस डेटा मॉडल्स देखे थे। फिर उसके बाद हमने व्यूज़ ऑफ डेटा देखा था, क्योंकि उस हम एब्स्ट्रैक्शन को क्या कर रहे थे, अचीव कर रहे थे इसके थ्रू। DBMS देखा हमने, इसका आर्किटेक्चर देखा हमने, T1, T2, T3, उसका डायग्राम भी देख लिया था। एक कंपोनेंट्स ऑफ DBMS ना ये रह गया ज़रा, ये देख लो कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। तो कंपोनेंट्स ऑफ DBMS में अपना हार्डवेयर आ जाता है, सॉफ्टवेयर आ जाता है, डेटा। तो हार्डवेयर अपना वही हो गया फिजिकल डिवाइस, जैसे कोई सर्वर हो गया जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डेटाबेस चलता है, भागता है। उसके बाद अपना सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में अपना कौन सा आ गया, MySQL, Oracle वगैरह, ठीक है, जिससे हम क्या करें, अपने मैनेज करें अपने डेटाबेस को या डेटा को। अगला डेटा आ जाता है एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इंक्लूडिंग मेटा डेटा एंड यूजर डेटा। अगले हैं यूजर्स, एक तो DBA साहब हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक है प्रोग्रामर, एक है एंड यूजर जो हम हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या हैं, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजिंग एंड मैनेजिंग द DB। रूल्स एंड instructions for using and managing। इतनी डॉक्टर वाली राइटिंग आ रही है यार, बड़ी डॉक्टर बन गया क्या मैं, ये मैनेजिंग दी DB चल ही नहीं रहा ये, हट। हाँ तो यही है, मतलब रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर यूजिंग एंड मैनेजिंग दी DB। फिर अगला अपना डेटाबेस लैंग्वेज, वो हमारी SQL है, SQL हो सकती है, MongoDB हो सकती है, सब हमारे काम आती हैं। फिर अपना क्यूरी प्रोसेसर हो गया। फिर हो गया ट्रांजैक्शन मैनेजर। ट्रांजैक्शन मैनेजर देखो, मैनेजेस एसेट प्रॉपर्टीज एंड हैंडल्स कॉन्करेंट ऑपरेशंस, ठीक है। एसेट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो दिक्कत वाली बात नहीं है कोई। फिर अपना स्टोरेज मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर क्या करता है, मैनेजेस डेटा स्टोरेज, इंडेक्सिंग एंड बफरिंग। अगला है अपना डेटा डिक्शनरी, ये क्या करता है, स्टोर करता है मेटा डेटा को। यानी कि मेटा डेटा का क्या मतलब हो गया, डेटा अबाउट डेटा, लाइक टेबल नेम्स या फिर एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इसके साथ हमारी अपनी जो यूनिट 1 होती है वो कंप्लीट होती है पूरी। एंटिटी मैंने ER मॉडल पूरा बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप हो गया, रिलेशनशिप के टाइप्स हो गए, ठीक है। ER डायग्राम की नोटेशंस बता दी थी, एक बनवा भी दिया भाई, बैंकिंग वाला तुम देख लेना, बैंकिंग वाला वो कर लोगे ना, पूरा खत्म हो गया ER मॉडल। ये सब छोड़िए, वो पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सीधा बैंकिंग वाला देखो, ये देखो, बात खत्म। इसमें सब कुछ कवर है, इसमें तुम्हारे जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन आ गया, सब आ गया इसमें, खत्म। तो ER मॉडल तो इसमें ही आ गया, इसको पढ़ लेना बस। और ये मैंने बताया था ER मॉडल अगर बनाना है तो इसकी ये 3 कंडीशन, मतलब इसको फॉलो करना है, तुम्हारा बन जाएगा, इतना सा है। सो अब बढ़ते हैं भाई यूनिट 2 की तरफ। एक यूनिट हो चुकी है, अब हम बढ़ेंगे यूनिट 2 की तरफ। सो